हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 271 ज़ेड मिडेन स्कूल से मुलाकात। यान रूयू चू फैंग की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक उभर आई। उसने ज़ेड मिडेन स्कूल के बारे में सुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यान रूयू के बारे में जानता था। यान रूयू एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी शक्ल कहानियों की परी जैसी थी। जब वह छोटी थी तो उसने अनगिनत पुरुषों को आकर्षित किया था और यहाँ तक कि महिलाएं भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित थीं। इसी वजह से उसे चित्रों की लड़की की उपाधि मिली। इसके अलावा यान रूयू एक मार्शल कल्टीवेटिंग जीनियस थी। हालांकि वह अब वास्तव में एक युवा लड़की नहीं थी, वह 19 साल की भी नहीं थी। उसके पास पहले से ही गहन क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना थी और वह जोर प्रांत की युवा पीढ़ी के भीतर प्रसिद्ध पात्रों में से एक थी। हालांकि चू फैंग को कुछ जानने की उत्सुकता थी। ज़ेड मिडेन स्कूल के शिष्य घमंडी और अहंकारी थे। नंबर 1 शिष्य के रूप में, चाहे वह दिखावे या साधना के मामले में हो, ज़ेड मिडेन स्कूल में यान रूयू की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वह अपनी सभी प्रशंसाओं से स्वर्ग तक पहुंच सकती थी और वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे देवी की तरह माना जाता था। ऐसी महिला उससे शादी करने का फैसला कैसे कर सकती है? हालांकि वर्तमान एजो ड्रैगन स्कूल पहले से ही एक प्रथम श्रेणी का स्कूल था, चू फैंग जानता था कि एजो ड्रैगन स्कूल और ज़ेड मिडेन स्कूल चर्चा में भी एक दूसरे से अतुलनीय थे। एजो ड्रैगन स्कूल के नंबर 1 शिष्य की उपाधि का वजन वास्तव में काफी हल्का था और इसे यान रूयू की नज़र में भी नहीं रखा जाना चाहिए था। हाँ लड़के, तुम्हें मेरी बातों पर संदेह तो नहीं हो रहा है न? ली झानकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और चू फैंग के चेहरे को देखा जो संदेह से भरा था। सच कहूं तो मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूं कि तुमने ये कैसे किया। चू फैंग ने हंसते हुए पूछा। सच नहीं छिपाते हुए, जब मैं छोटा था तब भी मैं असाधारण भव्यता वाला एक सुंदर और शिष्ट युवक था। ज़ेड मिडेन स्कूल के स्कूल प्रमुख और मेरे बीच वास्तव में विवाह तय था। हालांकि विभिन्न कारणों से हम एक ही रास्ते पर नहीं जा सके, लेकिन वह हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती थी और उसने अब तक एक बार भी शादी नहीं की है। चू फैंग का सवाल सुनकर ली झानकिंग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और अपने शानदार अतीत के बारे में बेबाकी से शेखी बघारी। ली झानकिंग की गंदी शक्ल देखकर चू फैंग को ये कल्पना करने में थोड़ी परेशानी हुई कि वह बचपन में एक खूबसूरत युवक था। फिर भी उसने उत्सुकता से पूछा, स्कूल प्रमुख, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे एजो ड्रैगन स्कूल के प्रथम श्रेणी का स्कूल बनने की खबर फैल गई, इसलिए उसने मुझे एक पत्र भेजा जिसमें उम्मीद थी कि हम तुम्हारे और यान रूयू के बीच विवाह की व्यवस्था करके एक गठबंधन स्थापित कर सकते हैं। हालांकि हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका पसंदीदा शिष्य और मेरा पसंदीदा शिष्य एक हो सकते हैं। ली झानकिंग ने कहा। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग ने ठंडी हवा की सांस ली और एक बार फिर ली झानकिंग की ओर देखा। चाहे जो भी हो, वह ये नहीं समझ पाया कि ज़ेड मिडेन स्कूल का प्रमुख हमेशा ली झानकिंग के बारे में क्यों सोचता था और उसे कभी नहीं भूलता था। इसलिए चू फैंग ने अतुलनीय आश्चर्य के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतना आकर्षण है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें मेरे आकर्षण पर शक है? चू फैंग के हैरान चेहरे को देखकर ली झानकिंग को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सामान उठाओ, हम आज ही चलेंगे। कहाँ जाएं? चू फैंग उलझन में था। मैं तुम्हें उस महिला से मिलवाऊंगा जो मुझ पर मोहित हो गई थी और देखूंगा कि क्या वह पहले की तरह ही मेरे लिए पागल है। जब हम ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर यान रूयू से मिलवाऊंगा। ली झानकिंग ने जवाब दिया, पैकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अभी चलते हैं। चू फैंग ने बोलते हुए हवा की ओर सीटी बजाई। बहुत जल्दी शीर्ष गुणवत्ता वाला सफ़ेद सिर वाला ईगल, लिटिल व्हाइट, हवा से दिखाई दिया और नीचे उड़ गया। चू फैंग हवा में उछला और उस पर उतरा। ये लड़का काफी अधीर है। ये देखकर ली झानकिंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और उसके बाद वह भी छलांग लगाकर सफ़ेद सिर वाले ईगल से टकराया। एजो ड्रैगन स्कूल से एक बूढ़ा और एक युवा ज़ेड मिडेन स्कूल की ओर तेजी से बढ़े। जिस पर्वत श्रृंखला में ज़ेड मिडेन स्कूल स्थित था वह बहुत छोटी थी। हालांकि दृश्य असामान्य रूप से सुंदर था। ऊंचे पहाड़, बहता पानी, चारों ओर तैरते इंद्रधनुष और पर्वत चोटियों के चारों ओर मंडराते बादल।
ये खूबसूरती से लंबा और बड़ा था, मानो ये परियों की भूमि हो। जेड मेडेन स्कूल पर्वत श्रृंखला की चोटी पर बनाया गया था। ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता काफी खड़ी चढ़ाई वाला था और सामान्य लोग उस पर चढ़ नहीं सकते थे। इसलिए अगर कोई जेड मेडेन स्कूल में प्रवेश करना चाहता था तो उसे नेतृत्व करने के लिए एक मार्शल साधना विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी। इसलिए जेड मेडेन स्कूल के शिष्य कुलीन परिवारों से थे और वे स्वाभाविक रूप से सुंदर थे। वर्तमान में स्कूल सभा निकट आ रही थी और शीर्ष 5 स्कूलों में से एक के रूप में जेड मेडेन स्कूल स्वाभाविक रूप से इस वर्ष की स्कूल सभा में आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए चाहे शिष्य हों या एल्डर्स, वे घबराहट में तैयारी कर रहे थे और स्कूल सभा की ओर जाने के लिए सबसे कुलीन शिष्यों और एल्डर्स को चुन रहे थे। यद्यपि 100 विद्यालयों के सम्मेलन में कुछ ही लोग थे जो अलग से खड़े होने वाले थे, फिर भी भव्यता में मदद करने के लिए कुछ अच्छे शिष्यों का चयन करने से अंत में अधिक शोभा मिलेगी। और ऐसे ही एक दिन एक सफेद सिर वाला ईगल हवा में उड़ता हुआ सीधे जेड मेडेन स्कूल के मुख्य क्षेत्र में उतरा। इससे जेड मेडेन स्कूल हाई अलर्ट पर आ गया। अनगिनत शिष्यों और बुजुर्गों ने आक्रामक तरीके से उन्हें घेर लिया। तुम कौन हो? जेड मेडेन स्कूल में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बिना अनुमति के घुसने का तुम दोनों का क्या इरादा है? जैसा कि उस पवित्र भूमि से अपेक्षित था जिसके लिए एजोर प्रांत के सभी पुरुष तरसते थे, जेड मेडेन स्कूल युवा महिला शिष्यों का तो कहना ही क्या, जो बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थी, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी बूढ़ी दादी की तरह नहीं दिख रही थी। हालांकि उनके चेहरों पर उम्र के निशान रह गए थे, फिर भी ये देखा जा सकता था कि वे जब छोटी थी तो निश्चित रूप से सुंदर थी। सचमुच निराशाजनक। मैंने तो ये भी सोचा था कि जेड मेडेन स्कूल में बहुत सी सुंदरियां इकट्ठी होंगी, जिसे एजोर प्रांत की सुंदरियों के एकत्र होने का क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन पता चला कि वे केवल साधारण हैं। उनमें से एक भी मेरी छोटी रॉ और मेरी छोटी मेई से तुलना नहीं कर सकती। बेशक उनकी तुलना मेरी एग्गी से करना असंभव होगा। बकवास। कौन है तुम्हारा? अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी सोचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। हालांकि सुंदर महिलाओं का इतना बड़ा समूह चू फैन की नज़र में नहीं आ सका, लेकिन फिर भी चू फैन की नज़र फिर भी हर जगह घूमी। उसने खास तौर पर महिलाओं के उभरे हुए हिस्सों पर और साथ ही उनकी स्कर्ट के नीचे बर्फ सफ़ेद खूबसूरत पैरों पर निशाना साधा। तुम क्या देख रहे हो, छोटे बिगल? अगर तुमने और देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। चू फैन की अनियंत्रित निगाहों ने जेड मेडेन स्कूल की महिला भीड़ के छोटे चेहरों को लाल कर दिया और उन्होंने चू फैन की ओर इशारा किया और जोर से फटकार लगाई। ओह, तुम मुझे देखने नहीं दे रही हो। अगर तुम मुझे देखने नहीं देती तो अपने आप को और कसकर ढक लो। अगर देखने के लिए नहीं है तो तुम इतना कुछ क्यों प्रकट करोगी? चू फैंग ने अपने होठों को सिकोड़ा और भी अधिक क्रूरता से घूरने लगा। मैं एजियो ड्रैगन स्कूल का प्रमुख ली झान किंग हूँ और मुझे आपके स्कूल प्रमुख का यहाँ आने का निमंत्रण मिला। ये देखकर ली झान किंग तुरंत बाहर आ गया। उस पल उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि उसने पाया कि चू फैंग वास्तव में एक शैतान था जो मुसीबतें खड़ी करता था। अगर उसने यह नहीं बताया कि वह कहाँ से आया है तो वास्तव में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी। एजियो ड्रैगन स्कूल का प्रमुख, इसका मतलब है कि वह छोटा बिगल सीनियर यान का है। ये शब्द बोलते ही जेड मेडेन स्कूल में सभी लोग दंग रह गए। हर एक ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और उन्होंने अविश्वास भरी निगाहों से चू फैंग की ओर देखा। वे पहले से ही जेड मेडेन स्कूल और एजियो ड्रैगन स्कूल के बीच विवाह के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति से यान रूयू से शादी होने वाली थी वह उसके जैसा ही एक छोटा सा बच्चलन बच्चा था। अविश्वास के बावजूद ली झान किंग और चू फैंग की स्थिति जानने के बाद जेड मेडेन स्कूल के बुजुर्गों ने अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से जेड मेडेन स्कूल के मुख्य हॉल में उनका स्वागत किया और इससे पहले कि वे मुख्य हॉल में कदम रखते, एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला सुंदरियों के एक समूह का नेतृत्व करती हुई जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए मुख्य हॉल से बाहर चली गई। अध्याय 272। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उस महिला का फिगर काफी अच्छा था और वह दिखने में भी काफी अच्छी थी। खास तौर पर उसके शरीर से जो भव्यता आती थी वह किसी भी महिला से अतुलनीय थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चू फैंग को उससे एक मजबूत आभा महसूस हुई जो ली झान किंग से कम नहीं थी। वह महिला गहन क्षेत्र के 8वें स्तर की विशेषज्ञ थी। महिला के प्रकट होते ही जेड मेडेन स्कूल के सभी बुजुर्ग और शिष्य तुरंत उसका सम्मान करने के लिए आगे बढ़े। इन सब बातों से चू फैंग को पता चल गया कि वह जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख थी। हालांकि
चू फैंग के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसके पास रूप और शक्ति दोनों थी, जेड मेडेन स्कूल की भव्य प्रमुख, बूढ़े और बदसूरत ली झानकिंग को कसकर घूर रही थी। उसकी निगाहों में एक विशेष भावना भी उभर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गहरी भावनाओं के साथ कहा, झानकिंग, तुम आखिरकार मुझसे मिलने के लिए तैयार हो। अरे, ये सच नहीं है ना? यह क्या है? क्या ये सच में वैसा ही था जैसा ली झानकिंग ने कहा था? और क्या उसने वाकई जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख की आत्मा को मोहित कर लिया था? उस पल चू फैंग ने चौंककर अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि ली झानकिंग ने सच कहा था। उसने वास्तव में जेड मेडेन स्कूल के दिमाग पर इस हद तक कब्जा कर लिया था कि वह उसे कभी नहीं भूली थी। लेकिन दो व्यक्तियों की शक्ल सूरत में अंतर को देखते हुए लोगों को अभी भी सचमुच लगा कि यह अकल्पनीय था। वास्तव में चू फैंग को ही झटका नहीं लगा था। जेड मेडेन स्कूल के बड़े बुजुर्ग और शिष्य भी इतने सदमे में थे कि वे खुद की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वे खुद को केवल थोड़ी देर के लिए झटका दे सकते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कोई सवाल उठाने की हिम्मत की, क्योंकि जेड मेडेन स्कूल में कोई भी स्कूल प्रमुख को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। उसके बाद जेड मेडेन स्कूल के प्रमुख ने चू फैंग और ली झानकिंग के लिए विशेष रूप से एक दावत का आयोजन किया। चू फैंग ली झानकिंग के बगल में बैठ गया और चून की कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वह चुपके से ली झानकिंग के कान के पास गया और कहा, लॉर्ड स्कूल हेड, आप बहुत बढ़िया हैं। आपने कहा कि जेड स्कूल हेड के साथ आपकी किस्मत में शादी तय थी। क्या इसका मतलब यह है कि आपने छोटी उम्र में ही उसका दिल जीत लिया था? चू फैंग के शब्द बिना किसी कारण के नहीं कहे गए थे, क्योंकि दोनों के बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा था। ली झानकिंग एक मानक छोटी बूढ़ी लड़की थी, और भले ही जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख इतनी युवा नहीं थी, लेकिन वह मध्य आयु से आगे नहीं बढ़ी थी। वह खुद को अच्छी तरह से बनाए रखने वाली भी थी। चू फैंग के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल था कि वे दोनों प्यार से कैसे जुड़े थे। अरे बदमाश, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जेड मेडेन स्कूल में जो रहस्यमय तकनीकें अपनाई जाती हैं, वे बहुत खास हैं। जब तक वे अपनी पवित्रता नहीं तोड़ते, वे हमेशा जवान रह सकते हैं। इसलिए हालांकि जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख इतनी जवान दिखती हैं, असल में वह मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी हैं। ली झानकिंग ने शांति से जवाब दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चू फैंग अतुलनीय रूप से चकित था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में ऐसी रहस्यमय तकनीक है। उसने वास्तव में कुछ नया सीखा। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जेड मेडेन स्कूल के प्रमुख और साथ ही बुजुर्ग इतने सालों तक अपने शरीर की रक्षा कर सकते थे। ये वास्तव में प्रभावशाली था। इसके लिए काफी दृढ़ता की आवश्यकता थी। जब उसने ली झानकिंग और चू फैंग के बीच निजी बातचीत देखी, तो जेड मेडेन स्कूल की प्रमुख ने भी सोचा कि चू फैंग अधीर है और अपनी मंगेतर को देखना चाहता है। इसलिए उसने एक महिला शिष्य से पूछा, रुयू कहाँ है? वह मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं है? वापस रिपोर्ट कर रहा हूँ। सीनियर यान ने कहा कि उन्हें थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए वे आज की दावत में भाग नहीं लेंगी। उस शिष्य ने डरते हुए उत्तर दिया। ओह, जेड युवती के मुखिया ने संदेह से अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन कुछ और नहीं पूछा। उसने केवल क्षमा याचना करते हुए चू फैंग से कहा, चू फैंग, मुझे बहुत खेद है। रुयू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि तुम आज उससे नहीं मिल पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, कल तुम हमारे साथ 100 स्कूलों की सभा में जाओगे, और उस समय मैं तुम दोनों के लिए अकेले मिलने का एक मौका तय कर सकता हूँ। हे, आप बहुत विनम्र हैं। मैं, चू फैंग, आपसे मिलने के लिए इस जगह पर आया हूँ और मेरा कोई और लक्ष्य नहीं है। चू फैंग शर्मिंदगी से मुस्कुराया। चू फैंग, अगर वह यान रुयू सच में बीमार है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वह बीमारी का नाटक कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह तुमसे असंतुष्ट है ना? उसी समय एग्गी की आवाज़ चू फैंग के शरीर में गूंज उठी। बेशक मुझे पता है, लेकिन भले ही वह मुझसे संतुष्ट हो, फिर भी मुझे उससे संतुष्ट होना चाहिए। चू फैंग अपने दिल में काफी नाखुश था, और यान रुयू के प्रति उसका अनुकूल प्रभाव शून्य से नकारात्मक हो गया। उस दिन चू फैंग और ली झानकिंग को रात भर रुकने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगले दिन वे जेड मेडेन स्कूल के समूह का अनुसरण करते हुए 100 स्कूल सभा में भाग लेने के लिए लिंग्यून स्कूल की ओर चल पड़े। चू फैंग और यान रुयू के बीच बेहतर संचार के लिए जेड मेडेन स्कूल के प्रमुख ने विशेष रूप से व्यवस्था की कि चू फैंग जिस पालकी में बैठे थे, उसे यान रुयू की पालकी के बगल में रखा जाए। हालांकि प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि यान रुयू अभी भी जाने को तैयार नहीं थी। चैटिंग की बात तो दूर,
चू फैंग को ये भी नहीं पता था कि वह कैसी दिखती है, और स्वाभाविक रूप से चू फैंग इतना नीच नहीं होगा कि यान रुयू से मिलने की भीख मांगे। दूसरी ओर ली झानकिंग और जैग मेडेन स्कूल के प्रमुख ने अपनी पसंद के बारे में बात की। वे इस तरह से बातें करते और हंसते थे जैसे उनके आसपास कोई नहीं था, और इससे कई लोग अवाक रह गए। एक दिन की यात्रा के बाद जैग मेडेन स्कूल के समूह की मुलाकात एक अन्य स्कूल से हुई, और यह प्रथम श्रेणी का स्कूल था जिसे चौथा स्थान मिला। वह था स्वोडले स्कूल। तलवार रहित स्कूल को भी स्कूल सभा में आमंत्रित किया गया था, और तलवार रहित स्कूल के प्रमुख ने भी बेशर्मी से जैग मेडेन स्कूल के साथ चलने का अनुरोध किया। क्योंकि वह चेहरों से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए जैग मेडेन स्कूल के प्रमुख ने ही इसकी अनुमति दी। लेकिन फिर तलवार रहित स्कूल का नंबर 1 शिष्य नांगोंग जियो और भी बेशर्म हो गया जब वह यान रुयू की पालकी के सामने आया और उससे मिलने का अनुरोध किया। उस समय चू फैंग, जो यान रुयू के बगल में पालकी में बैठा था, अपनी आत्मा शक्ति को फैलाने से खुद को रोक नहीं सका। इस वजह से उसने निम्नलिखित बातचीत सुनी। ये नांगोंग जियो एक बेशर्म व्यक्ति है। मैं उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए उसे जाने के लिए कहो। एक अभिमानी लेकिन फिर भी कोमल आवाज गूंजी, और यह निस्संदेह यान रुयू थी। वरिष्ठ, मेरा सुझाव है कि आप नांगोंग जियाओ से मिलें। क्यों? इसके बारे में सोचो। अभी स्कूल प्रमुख ने चू फैंग के साथ शादी की व्यवस्था की है, और उसके चेहरे की वजह से आपके लिए मना करना अच्छा नहीं है। हालांकि चू फैंग कौन है? वह एक मेढक की तरह है। क्योंकि स्कूल प्रमुख यह मजबूर कर रहा है, वह वास्तव में इससे बहुत लाभान्वित होने वाला है। बीमार होने का नाटक करना कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर स्कूल प्रमुख नाराज हो गए तो यह अच्छा नहीं होगा। नांगोंग जियाओ पहले से ही तुमसे प्यार करता है, और वह तलवार रहित स्कूल में नंबर 1 शिष्य भी है। चाहे ताकत या स्थिति के मामले में हो, वह चू फैंग से कहीं ऊपर है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम्हारी मंगेतर है, तो वह निश्चित रूप से नाराज होगा, और अपने गुस्से के कारण ये संभावना है कि वह सीधे चू फैंग पर हमला करेगा। संयोग से अभी चू फैंग यहाँ है, तो क्यों न नांगोंग जियो का उपयोग करके चू फैंग को सबक सिखाया जाए, ताकि चू फैंग को पता चल सके कि वह मुसीबत में है और पीछे हट जाए, और यह हमारे स्कूल के प्रमुख को भी दिखा सकता है कि चू फैंग कितना बेकार है। शायद वह अपना मन बदल ले और तुम्हारे और चू फैंग के बीच की शादी को रद्द कर दे। क्या ये ठीक है? क्या वह दुखी नहीं होगी? क्यों नहीं होगा? यह अभी सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम यह मौका चूक गए, तो मुझे डर है कि तुम्हारे और चू फैंग के बीच शादी तय हो जाएगी। ये ठीक है। हे भगवान, ये 2 औरतें, वे ये कहने की हिम्मत करती हैं कि मैं एक टोड हूँ। चू फैंग, जिसने सब कुछ सुना था, बेहद गुस्से में था। हे चू फैंग, तुम्हारी मंगेतर के पास तो कुछ तरीके हैं। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? एग्गी ने खिलखिलाकर कहा, और उसने बस आग में घी डालने का काम किया। लानत है मंगेतर पर। अगर उसने मुझे उपहार भी दिए होते तो भी मैं उन्हें नहीं चाहता। फिर भी अब तुम चाहते हो कि मुझे पता चले कि मैं मुसीबत में हूँ और मैं पीछे हट जाऊं। ठीक है, आज मैं उसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दूंगा। अध्याय 273 अयोग्य। एक लंबा और बड़ा पुरुष, जिसका चेहरा सुंदर था, यान रुयू की पालकी के बाहर खड़ा था। वह पुरुष वहां खड़ा था, और जैग मेडेन स्कूल के सामान्य रूप से गर्वित मुख्य शिष्य भी उससे बहुत आकर्षित थे। उनकी कुछ निगाहों में थोड़ा प्यार और प्रशंसा थी। वह व्यक्ति एजोर प्रांत के चौथे रैंक वाले स्कूल का नंबर 1 शिष्य था, तलवार रहित स्कूल का नानगोंग शियाओ। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने 20 साल की उम्र में गहन क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश किया था। नानगोंग शियाओ को जैग मेडेन स्कूल के शिष्यों की प्यार और प्रशंसा भरी निगाहें पसंद थीं। अगर कोई और समय होता तो वह पहले ही जाकर बातचीत शुरू कर देता। हालांकि अभी उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने गहरी भावनाओं के साथ यान रुयू की पालकी को घूरने का नाटक किया। फुसफुसाहट अंततः कसकर बंद किया गया, दरवाजा खोला गया और एक सुंदर और अच्छी शक्ल वाली महिला बाहर आई। उस महिला के प्रकट होने के बाद जैग मेडेन स्कूल की हर महिला शिष्य पूरी तरह से फीकी पड़ गई, क्योंकि उस महिला की शक्ल वाकई बहुत अच्छी थी। आगे की तरफ से एक उभरा हुआ हिस्सा और पीछे की तरफ एक उभरा हुआ हिस्सा। जो लोग छाती चाहते थे उनके पास छाती थी, और जो कमर चाहते थे उनके पास कमर थी। उसका फिगर और चेहरा दोनों ही बेहतरीन क्वालिटी के थे, खास तौर पर उसकी गोरी त्वचा। यह जैग की तरह चिकनी थी और बेहद आकर्षक थी। जूनियर बैक्सी, कैसा है? क्या जूनियर यान मुझसे मिलने को तैयार है? सुंदर महिला को देखने के बाद नानगोंग शियाओ जल्दी से उसके पास गई और पूछा। हालांकि वह सुंदरी यान रुयू नहीं थी,
फिर भी वह जेड मेडेन स्कूल में नंबर 2 सुंदरी थी। अपने नाम की तरह वह काफी असामान्य रूप से गोरी दिखती थी। सबसे खास बात यह थी कि वह यान रुयू की सबसे करीबी बहन थी। इसलिए नान गोंगशियाओ ने बैक्सी के प्रति असम्मान दिखाने की हिम्मत नहीं की। टीएन बाई का मतलब सफेद है और शी एक विस्मयादिबोधक वर्ण है, इसलिए उसके नाम का मतलब है सफेद। वरिष्ठ नांगोंग, मैंने पहले ही कहा था कि वरिष्ठ यान की तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए किसी से मिलना असुविधाजनक है। हालांकि ये देखते हुए कि आप में इतनी ईमानदारी है, सीनियर यान ने आपसे मिलने का फैसला किया। जैसे ही बैक्सी ने बात की, उसने अपनी नज़र यान रुयू की पालकी की ओर डाली। उस क्षण जब पालकी का दरवाजा फिर से खुला तो हर कोई अपनी निगाहें उस ओर घुमाने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसी क्षण एक परम सुंदरी पालकी से उतरी और सबकी दृष्टि में आ गई। उस महिला का फिगर बहुत ही शानदार था, जो सू रोऊ से मिलता जुलता था। उसका चेहरा भी बहुत प्यारा था, जो सू मेई से मिलता जुलता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सू रोऊ और सू मेई दोनों का मिश्रण थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी त्वचा बैक्सी से भी ज्यादा सफेद थी। ये बिल्कुल बर्फ की तरह थी, फिर भी उसमें लाल रंग के बिंदु थे। सच में सफेद रंग में लाल रंग समाया हुआ था और पानी को निचोड़ा जा सकता था। एक नज़र में किसी की धड़कनें तेज हो जाती थीं और फिर वे ऊपर जाकर उसे छूने के लिए वाकई ललचा जाते थे। यह एक तरह की भावना थी जहां आज मरना भी उचित था, बशर्ते कि आप उस महिला को एक बार छू सकें। वह व्यक्ति जेड मेडेन स्कूल की नंबर 1 शिष्या यान रुयू थी, और जैसा कि जेड मेडेन स्कूल की नंबर 1 सुंदरी से उम्मीद की जाती थी, उसके प्रकट होने के बाद बैक्सी भी काफी साधारण लगने लगी। उस क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी तुलना उस महिला से की जा सके। ओह, आपकी मंगेतर बहुत सुंदर है न? उसी क्षण पालकी की दरारों से चू फैंग यान रुयू की शक्ल देख पाया और एग्गी ने उस महिला की बहुत प्रशंसा की। वह कितनी सुंदर है, वह मेरी एग्गी से बहुत दूर है। चू फैंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और जो उसने कहा वह उसके दिल से निकला था। हालांकि यान रुयू वास्तव में बहुत सुंदर थी, चू फैंग के दृष्टिकोण से वह केवल सू रो और सू मेई के समान स्तर पर थी। चू फैंग ने जितनी भी औरतें पहले देखी थीं, उनमें सबसे खूबसूरत एग्गी थी। उसका परफेक्ट फिगर, उसका परफेक्ट चेहरा, हर भाव, हर हरकत, इन सब से एक खास भव्यता झलकती थी जो किसी और में नहीं थी। जब वह कोमल थी तो वह एक शुद्ध पवित्र महिला थी। जब वह जंगली थी तब भी वह एक आकर्षक महिला थी। वह इस दुनिया की महिलाओं के लिए बस अतुलनीय थी। बेशक मूल रूप से वह इस दुनिया से आई भी नहीं थी, कम से कम बाहरी रूप के मामले में एग्गी चू फैंग के दिल में एकदम सही थी। उसके बाद बैंगनी कपड़ों वाली युवती आती है जिसे वह व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में मिला था। चू फैंग उसकी साफ आंखों और उसके आकर्षक चेहरे को नहीं भूल सकता था। उसकी खूबसूरती के बारे में सच में कहा जा सकता है कि वह काउंटी और शहरों को नष्ट कर सकती है और दुनिया में एक दुर्लभ चीज थी। हालांकि युवती की ताकत असामान्य रूप से भयानक थी, क्योंकि उसके पास पौराणिक दिव्य शरीर था, एक निर्दयी दिल था। उसे परवाह नहीं थी कि वह क्या तरीके अपनाती है, और वह वास्तव में एक खतरनाक चरित्र थी। चू फैंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह एकमात्र महिला थी जिसकी तुलना एग्गी से की जा सकती थी। वह वास्तव में राक्षसी स्तर पर एक सुंदरता थी। इसके अलावा सू बहनों में एक आकर्षक आत्मा की तरह थी और एक शहद की तरह मीठी थी। दोनों का अपना विशेष स्थान था, लेकिन वे दोनों ही मोहक और सुंदरियां थीं जिन्हें आसानी से नहीं पाया जा सकता था। जहां तक यान रुयू की बात है, उसका चेहरा सू मेई से मिलता जुलता था और फिगर सू रो से मिलता जुलता था। फिर भी वह केवल दोनों की खूबियों से मेल खाती थी, लेकिन उनकी खूबियों से आगे नहीं बढ़ पाती थी। इसलिए अगर चू फैंग उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाए तो वह केवल सू रो और सू मेई के बराबर ही हो सकती थी। बेशक ऐसा करने में सक्षम होना सुंदरता के नाम को शर्मसार नहीं करता। यानी मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अभी तक पैदा नहीं हुई है। जैसे ही उसकी खूबसूरती का जिक्र हुआ, एग्गी ने गर्व से अपनी छाती बाहर निकाल ली। हालांकि लड़की थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसके बुरे हथियारों की जोड़ी बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। अगर चू फैंग ने वह दृश्य देखा तो उसकी नाक से जरूर खून बहेगा। जूनियर यान, उस साल सो स्कूल गैदरिंग से अलग हुए 1 साल बीत चुका है। मैं नांगोंग जियाओ तुम्हें बहुत याद करता हूँ। यान रुयू को देखने के बाद नांगोंग जियाओ अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने उत्साह से एक खुश मुस्कान फैलाई और जल्दी से आगे बढ़ गया। वह यान रुयू के करीब जाना चाहता था और उससे कुछ छोटे मोटे फायदे लेना चाहता था। आह सीनियर नांगोंग,
नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसलिए एक दूसरे के बहुत करीब न आना ही बेहतर है। इसके अलावा वर्तमान में सीनियर यान की शादी पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए आपके लिए बहुत करीब आना सुविधाजनक नहीं है। हालांकि नामबोंग जियो को पास जाने देने से पहले बैक्सी ने खड़े होकर नामबोंग जियो को रोक दिया। उसने अपनी बातें बहुत जोर से कही और उसने जानबूझकर चू फैन की पालकी की ओर देखा क्योंकि वह चाहती थी कि चू फैन को इसके बारे में पता चले। जूनियर बैक्सी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जूनियर यान की अरेंज मैरिज हुई है। कब हुई थी? जूनियर यान के साथ अरेंज मैरिज किसने तय की? दरअसल उस मामले को जानने के बाद नामबोंग जियो के हाव भाव में बहुत बदलाव आया। उसने गुस्से, नफरत, बेचैनी और झुंझलाहट के साथ पूछा, इस विषय पर तो सीनियर यान भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह उनकी नहीं बल्कि स्कूल प्रमुख की इच्छा है। जहां तक सीनियर यान के मंगेतर की बात है, मुझे यकीन है कि आपने उनके बारे में भी सुना होगा। वो है जो ड्रैगन स्कूल के वर्तमान नंबर 1 शिष्य चू फैंग हैं। बैक्सी ने असहाय होकर आह भरी और कहा, चू फैंग, वह दूसरे दर्जे के स्कूल का वह छोटा सा बदमाश है। वह सीनियर यान के लायक कैसे है? चू फैंग का नाम सुनकर नामबोंग जियो का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में चू फैंग का बड़ा नाम असामान्य रूप से प्रसिद्ध था। उसने नामबोंग जियो ने चू फैंग को अपनी आंखों में भी नहीं देखा क्योंकि उसे लगा कि चू फैंग झूठी ताकत वाला कचरा है। हाँ, अगर सीनियर यान चू फैंग से शादी करती है तो ये सचमुच गाय के गोबर में एक ताज़ा फूल चिपकाने जैसा होगा। शिकायत से भरे चेहरे के साथ बैक्सी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। दूसरी ओर यान रुयो एक तरफ खड़ी थी और उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने केवल चू फैंग की पालकी को देखा और उसके मीठे चेहरे पर जटिल भावनाएं भरी हुई थी। जूनियर यान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस दूसरे दर्जे के स्कूली बच्चे से शादी नहीं करने दूंगा। अभी मैं तुम्हारे स्कूल के मुखिया से इस बारे में बात करूंगा और उनसे तुम्हारे और चू फैंग के बीच की शादी को रद्द करवाने के लिए कहूंगा। नामबोंग जियो ने गंभीरता से कसम खाई, फिर बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। हे भगवान, तुम क्या सोचते हो कि तुम दूसरों की शादी रद्द करने के योग्य हो? ठीक उसी समय एक विस्फोटक चीख सुनाई दी और चू फैंग आखिरकार बाहर आ गया। आप कौन हैं? चू फैंग को देखने के बाद नामबोंग जाओ की तलवार जैसी भौहें अंदर की ओर झुक गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा, वरिष्ठ नामबोंग, वह चू फैंग है। लेकिन चू फैंग को जवाब देने से पहले ही बैक्सी आगे बढ़ी, चू फैंग की ओर इशारा किया और बोली, तुम चू फैंग हो? नामबोंग जियो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी निगाहों में भयानक हत्या का इरादा उभर आया। ये सही है, मैं तुम्हारा दादा हूँ, चू फैंग। चू फैंग ने अपनी छाती बाहर निकाली, अपना सिर ऊपर उठाया और उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। अरे, तुम जैसे घटिया आदमी ने मेरे सामने आने की हिम्मत भी की। आज मैं तुम्हें जूनियर यान के लिए सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम अभी भी उससे शादी करने के योग्य नहीं हो। नामबोंग जियो को इस बात की भी चिंता थी कि चू फैंग की देखभाल करने का कोई बहाना नहीं है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग उसका इस तरह अपमान करेगा, इसलिए संयोग से उसे चू फैंग पर हमला करने का एक कारण मिल गया। अध्याय 274, आप योग्य नहीं हैं। असीम गहन शक्ति हवा में संघनित हो गई और एक विशाल पर्वत की तरह ये चू फैंग पर टूट पड़ी। हालांकि वह प्रहार चू फैंग को मार नहीं सका, लेकिन नामबोंग जियो को लगा कि उसकी साधना के साथ ये निश्चित रूप से चू फैंग को आधी मौत के बिंदु पर पहुंचा देगा। ये यान रुयू के सामने प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा मौका था और यह उसकी मर्दाना भव्यता को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा मौका था। नामबोंग शियाओ के हमले के बाद घटनास्थल पर मौजूद ज़ेड मेडेन स्कूल के लगभग सभी शिष्यों को इसका बेसब्री से इंतजार था। उनके मुंह के कोनों पर ठंडी मुस्कान लटकी हुई थी, क्योंकि वे वास्तव में चू फैंग का तिरस्कार करते थे। अपने दिल की गहराई से वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि यान रुयू चू फैंग से शादी करे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, अन्यथा वे स्कूल प्रमुख को कोई सम्मान नहीं देते। चू फैंग पर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए नामबोंग जियो द्वारा चू फैंग पर हमला करना उनके इरादों के अनुकूल था। ये चू फैंग को सबक सिखाने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के समान था। उस पल उन्हें ये भी उम्मीद थी कि नामबोंग जियाओ उस एक हथेली से चू फैंग को मौत के घाट उतार सकता है। आखिरकार ये और भी अधिक संतुष्टदायक होगा, क्योंकि वे जो हमेशा गर्व करते थे, महसूस करते थे कि कमजोर लोग उनके प्रति कोई भावना रखने के भी योग्य नहीं हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे मरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चू फैंग स्पष्ट रूप से उन्हें निराश करने वाला था। जैसे ही गहन शक्ति उस पर उतरने वाली थी,
चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और हथेली को दबाया। जैसे ही मूल शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, असीम गहन शक्ति फट गई और बिखर गई। मजबूत ऊर्जा तरंगों ने ज़ेड मेडेन स्कूल के आसपास के शिष्यों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तुरंत आश्चर्य की चीखें गूंज उठी। उस लड़के ने वास्तव में नांगोंग ज़ियाओ के हमले को रोक दिया। उस पल ज़ेड मेडेन स्कूल के सभी शिष्यों के फूलों जैसे चेहरे का रंग उड़ गया और वे पूरी तरह बदल गए। उनके आकर्षक छोटे छोटे चेहरों पर शॉक शब्द लिखा हुआ था। वे महसूस कर सकते थे कि चू फैंग के पास मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना थी। हालांकि चू फैंग के लिए उस उम्र में उस साधना का होना काफी अच्छा था, लेकिन उसके पास गहन क्षेत्र के खिलाफ लड़ने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए था। हालांकि मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की खेती के साथ चू फैंग ने नांगोंग जियो के हमले को आसानी से तोड़ दिया। युद्ध शक्ति जिसने पूरे क्षेत्र को पार कर लिया वह अविश्वसनीय था। उस पल हर कोई सोच में पड़ गया, क्या यह अफवाह सच थी और चू फैंग ने मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना के साथ वास्तव में गहन क्षेत्र के 4थे स्तर के विशेषज्ञ को हरा दिया था। बेटा, तुम्हारे पास कुछ तरीके हैं, लेकिन उसे अपनाने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसे भी अपना सकते हो। पहला बार विफल होने पर नांगोंग ज़ियाओ को लगा कि उसका चेहरा गायब हो गया है, इसलिए इस बार उसने खुद को नहीं रोका। उसने एक बहुत ही मजबूत रैंक 6 मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। जब उस युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया तो पूरा आकाश धुंधला हो गया और उसका रंग उड़ गया। प्रबल प्रबल शक्ति हवा में एक असीम भावर में बदल गई और चारों ओर घूमने लगी। अंत में यह एक विशाल तलवार बन गई जो हवा में क्षैतिज रूप से रखी गई थी। तलवार करीब 1 दर्जन मीटर लंबी थी और उसमें से भयानक शक्ति निकल रही थी, मानो कोई भी चीज उसके वार को रोक नहीं सकती थी। उसी क्षण भयानक शक्ति के साथ उसने चू फैंग की ओर वार किया। देखो, ये स्वॉर्डले स्कूल का आधारभूत मार्शल कौशल है। पिछले साल 100 स्कूल गैदरिंग में नांगोंग ज़ियाओ ने सीनियर यान के साथ बराबरी करने के लिए इस कौशल का इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने गहन शक्ति से संघनित और प्रबल दबाव उत्पन्न करने वाली विशाल तलवार को देखा तो वहां उपस्थित लोग ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके और उनके चेहरों पर भय उभर आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नांगोंग ज़ियाओ का हमला बेहद शक्तिशाली था। दृश्य पर ज़ेड मेडेन स्कूल के शिष्यों में यान रुयू के अलावा लगभग कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि अगर यान रुयू बाहर आती तो वह केवल इसे रोक सकती थी, लेकिन इसे तोड़ नहीं सकती थी। ऐसा लगता है कि चू फैंग मर गया है। उस कौशल के प्रदर्शन के बाद लगभग सभी को लगा कि परिणाम तय हो चुका है। भले ही चू फैंग के पास वास्तव में इतनी भयानक असामान्य प्रतिभा थी कि वह इतनी युद्ध शक्ति के साथ आसमान तक जा सकता था, क्योंकि वह मूल क्षेत्र की खेती के साथ एक गहन क्षेत्र के हमले को तोड़ने में सक्षम था, फिर भी उन्हें लगा कि चू फैंग उस हमले को रोकने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। खाली ताकत। लेकिन जब उसने उस विशाल तलवार को देखा जिसमें दमनकारी दबाव था और जिसमें भयानक शक्ति थी, चू फैंग ने उसे चकमा नहीं दिया या टाला नहीं। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और हवा की ओर एक मुक्का मारा। हालांकि उस मुक्के में जो शक्ति थी वह पहले से कई गुना अधिक थी। तारांकन धमाका। मुक्का मारने के बाद आसमान भी कांप उठा और जब मुट्ठी की निराकार शक्ति ने उस विशाल तलवार पर प्रहार किया तो मूल रूप से अतुलनीय रूप से तीखी विशाल तलवार इंच इंच करके टूट गई और अंत में वह टूटकर हवा में गायब हो गई। हे भगवान, देखो, तलवार रहित स्कूल की आधारभूत मार्शल कुशलता को चू फैंग ने एक ही मुक्के से नष्ट कर दिया। जब उन्होंने उस दृश्य को देखा तो लगभग सभी लोग अचंभित रह गए, क्योंकि ऐसा दृश्य उनकी कल्पना से परे था और अभी तर्क के दायरे में नहीं आता था। ये कैसे संभव है? ये बदमाश असल में। उसी समय मार्शल कौशल के प्रदर्शनकर्ता नांगोंग ज़ियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। मार्शल कौशल उसका सबसे मजबूत था और यह उसका तुरुप का पत्ता भी था। वह मूल रूप से चू फैंग को एक बार में हराना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। उस पल वह बस यह नहीं जानता था कि क्या करना है और वह बहुत उत्तेजित था। तुम मुझे इस हुनर से सबक सिखाना चाहते हो? तुम वाकई अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर आंकते हो। ठीक उसी समय चू फैंग ने अचानक हमला किया। उसका शरीर चमक उठा और एक भूत की तरह वह नांगोंग जियो के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना पैर उठाया और नांगोंग जियो को जमीन पर पटक दिया। जब भीड़ घूर रही थी तो उसने अपनी बाहें घुमाई और नांगोंग जियो के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारे। बैंग बैंग। चू फैंग ने कोई दया नहीं दिखाई और हर थप्पड़ की आवाज पिछले वाले से ज्यादा तेज थी। जब कई थप्पड़ एक साथ मिलते थे तो वे पटाखे फोड़ने जैसे लगते थे। ये वाकई चटकने जैसा था
और चू फैंग की हथेलियों के बीच नांगोंग जियाओ का दिमाग एक पैलेट ड्रम की तरह था। यह आगे पीछे होता रहा। चू फैंग के भयंकर थप्पड़ों की आवाज लगातार जारी रही और खत्म नहीं हुई। देखने वाली भीड़ स्तब्ध थी। जेड मेडेन स्कूल के अन्य शिष्यों की तो बात ही छोड़ी, बैक्सी और यान रुयू की आंखें भी चौड़ी होने से पूरी तरह गोल हो गई थी। उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे और वे चू फैंग द्वारा दिखाई गई ताकत से पूरी तरह वश में थे। दुनिया में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीजें वो नहीं थी जिनकी उम्मीद की गई थी। ये वो चीजें थी जिन पर आपको यकीन नहीं था। ऐसी चीजें जो आपको असंभव लगती थी, फिर भी वो आपके सामने जबरदस्ती घटित हुई। और ऐसी चीजें वो चीजें थी जिनसे आपको सबसे ज्यादा झटका लगा, क्योंकि आपको पहले उन पर यकीन नहीं था कि वो सच हैं। उसी क्षण चू फैंग ने वही किया। इससे पहले भले ही चू फैंग की भयानक युद्ध शक्ति की खबर पहले से ही फैली हुई थी, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। लेकिन उस पल चू फैंग ने तथ्यों का उपयोग करके उन्हें बताया कि यह सब सच था। वह बहुत डरावना है। इस चू फैंग में वास्तव में बहुत भयानक युद्ध शक्ति है। नांगोंग जियो, जो सीनियर यान के बराबर है, उसका एक भी वार नहीं झेल सकता। तो इसका मतलब है कि अगर यान रुयू ने उसके साथ मुक्का मारा, तो क्या वह भी उसे हरा नहीं पाएगी? अगर सीनियर यान उसे नहीं हरा सकता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच की दूरी बहुत बड़ी है? एजियो ड्रैगन स्कूल का ये युवक अप्रत्याशित रूप से इतना भयानक है। क्या यही कारण है कि यान रुयू को उसकी मंगेतर चुना गया? बहुत शानदार। वह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा है, फिर भी उसमें इतनी ताकत है। अगर वह हमारी उम्र तक पहुंच गया, तो वह कितना डरावना होगा। आश्चर्यचकित होने के बाद चू फैंग को देखने वाली सभी की निगाहें बदल गईं। यह अब पहले वाली अवमानना और तिरस्कार वाली नजर नहीं थी। यह एक प्रकार की अवर्णनीय आराधना और प्रशंसा थी। इससे पहले जब उन्होंने यान रुयू और चू फैंग के बीच के रिश्ते को देखा, तो उन्हें यान रुयू के लिए कुछ सहानुभूति हुई। उन्हें लगा कि अगर उसकी शादी चू फैंग से हुई, तो ये गाय के गोबर पर चिपके ताजे फूल की तरह होगा, इसलिए उन्होंने यान रुयू के लिए अन्याय का रोना रोया। हालांकि वर्तमान में जब उन्होंने यान रुयू और चू फैंग के बीच के रिश्ते को देखा, तो उन्हें अतुलनीय प्रशंसा और यहाँ तक कि ईर्ष्या भी हुई। उन्हें इस बात की प्रशंसा थी कि यान रुयू ने उसके जैसे युवक के साथ विवाह तय किया था। यदि चू फैंग में इतनी उम्र में इतनी भयानक युद्ध शक्ति थी, तो वे पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि थोड़े और समय तक विकसित होने के बाद वह कितना मजबूत होगा। एजियो ड्रैगन स्कूल का वह युवक एक भद्दा बदमाश कैसे था? वह तो बस इंसानों के भीतर एक अतुलनीय ड्रैगन था, एक असली खेती करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति। उनके दृष्टिकोण से प्रतिभा के मामले में पूरे एजोर प्रांत में 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जिनकी तुलना चू फैंग से की जा सके। हालांकि जब सभी को चू फैंग की शक्तिशाली ताकत का पता चला और चू फैंग के बारे में उनकी राय बदल गई, क्योंकि उन्हें लगा कि स्कूल प्रमुख ने यान रुयू को चू फैंग को सौंप दिया था, तो ये सही बात थी। चू फैंग खड़ा हो गया और उसने तिरस्कार भरी नजर से यान रुयू की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हर जगह जाकर यह मत कहो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, क्योंकि तुम मेरे लायक भी नहीं हो। अध्याय 275 स्कूल सभा। हर जगह जाकर यह मत कहो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, क्योंकि तुम मेरे लायक भी नहीं हो। चू फैंग ने ये शब्द कहने के बाद अपनी पालकी आगे बढ़ाई और चला गया। वह अपने पीछे अचंभित और अंतहीन रूप से स्तब्ध सुंदरियों की भीड़ छोड़ गया। अगर चू फैंग ने कहा कि दूसरे लोग योग्य नहीं हैं, तो भी यह उचित था, क्योंकि आखिरकार वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह ऐसा कहने के लिए योग्य था। हालांकि यान रुयू कौन थी? वह जेड मेडेन स्कूल की नंबर 1 शिष्या थी। साधना के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि यान रुयू एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी की महिलाओं में सबसे मजबूत थी। दिखावे के मामले में अगर यान रुयू ने कहा कि वह एजोर प्रांत में नंबर 2 सुंदरी है, तो संभावना है कि कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह नंबर 1 है। और वास्तव में लोगों के दिलों में यान रुयू एजोर प्रांत में नंबर 1 सुंदरी थी। इसके अलावा जो लोग यान रुयू को समझते थे, वे जानते थे कि वह अन्य उत्कृष्ट महिलाओं की तरह दिखावा नहीं करती थी, न ही वह अन्य महिलाओं की तरह घमंडी थी। ये कहा जा सकता है कि वह पूरे जेड मेडेन स्कूल में सबसे दयालु और मिलनसार थी। भले ही जब ये कहा गया तो अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच था। इसके अलावा यान रुयू का अन्य पुरुषों के साथ कोई घोटाला नहीं था। वह वास्तव में अपने शरीर की रक्षा करती थी, और वह जेड की तरह साफ और बर्फ की तरह साफ थी। इस कारण पूरे एजोर प्रांत के विभिन्न स्कूलों के लगभग सभी युवा प्रतिभाशाली लोग यान रुयू से प्रभावित हुए और वे उस पवित्र महिला से शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कि एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति
डोगुयू ने भी अतीत में संकेत दिया था कि वह यान रूयू की काफी प्रशंसा करता है। हालांकि उसने उस कागज की खिड़की से झांककर नहीं देखा, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर यान रूयू तैयार हो तो डोगुयू भी उसे अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए तैयार होगा। लेकिन ऐसी लगभग पूर्ण महिला को चू फैंग ने अयोग्य कहा। स्वाभाविक रूप से इससे लोगों को झटका लगा। अगर यान रूयू भी चू फैंग की आंखों में नहीं आ सकी तो किस तरह की महिला चू फैंग के दिल पर कब्जा कर सकती है। हालांकि दूसरों के आश्चर्य की तुलना में यान रूयू को बिल्कुल भी क्रोध महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में जो सितारों की नदी की तरह खूबसूरत थी, वहां भी माफी मांगने का इरादा था। जैसे ही उसने चू फैंग की पीठ को देखा, उसने धीरे से कहा, माफ करना, मेरा वास्तव में आपको मुश्किल स्थिति में डालने का इरादा नहीं था, लेकिन स्कूल हेड सीटू, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने अपने स्वॉर्डले स्कूल से नांगोंग जियाओ को ज्यादा आंका है या आपने मेरे एजियो ड्रैगन स्कूल से चू फैंग को कम आंका है। अंत में ये परिणाम आपके लिए काफी आश्चर्यजनक है ना? जंगल में 3 छायाएं छिपी हुई थीं। वे एजियो ड्रैगन स्कूल, स्वॉर्डले स्कूल और ज़ेडमिडेन स्कूल के स्कूल प्रमुख थे। ये पता चला कि चू फैंग और नांगोंग शियाओ के बीच मारपीट के कारण मची हलचल ने उन तीनों को पहले ही सचेत कर दिया था। हालांकि जब ज़ेडमिडेन स्कूल के प्रमुख और साथ ही जब ली झान किंग उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, तो उन्हें स्वॉर्डले स्कूल के प्रमुख ने रोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई देखना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ली झान किंग था या ज़ेडमिडेन स्कूल का प्रमुख, वे स्पष्ट थे कि वह चू फैंग को सबक सिखाने के लिए नांगोंग जियो का उपयोग करना चाहता था, क्योंकि इससे न केवल नांगोंग जियो की ताकत दिखाई देगी, बल्कि इससे स्वॉर्डले स्कूल की ताकत भी पता चलेगी। लेकिन उस समय परिणाम ने निस्संदेह स्वॉर्डले स्कूल के प्रमुख को चकित कर दिया। न केवल वह, बल्कि ज़ेडमिडेन स्कूल के प्रमुख भी आश्चर्यचकित थे। स्कूल हेड ली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके एजियो ड्रैगन स्कूल में उनके जैसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई देगा। ऐसा लगता है कि वर्तमान अफवाहें सच हैं, और इस बार आपका एजियो ड्रैगन स्कूल वास्तव में स्कूल सभा में आपकी क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित करेगा। दम रह जाने के बाद ज़ेडमिडेन स्कूल के प्रमुख ने मुस्कुराकर बधाई दी। स्कूल गैदरिंग सिर्फ शिष्य के विकास के बारे में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अभी भी स्कूल प्रमुखों की क्षमताएं हैं। स्कूल प्रमुख ली, ये पहली बार है कि आप स्कूल गैदरिंग में भाग ले रहे हैं, है न? मुझे यकीन है कि आप विभिन्न स्कूल प्रमुखों की ताकत नहीं जानते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा, सावधान रहना सबसे अच्छा है। हालांकि तलवार रहित स्कूल का मुखिया, जिसके पास अब कोई चेहरा नहीं था, केवल ठंडी सांस लेता था, पीछे मुड़ता था और चला जाता था। उसके बाद जिसने बेशर्मी से ज़ेडमिडेन स्कूल के साथ जाने का अनुरोध किया, वह अपनी तलवार रहित स्कूल सेना का नेतृत्व करता हुआ उनके आगे चला गया। ली झान किंग ने तलवार रहित स्कूल की हरकतों को अपनी नज़रों में भी नहीं रखा। भले ही तलवार रहित स्कूल का मुखिया साधना के बारे में बात करता हो, लेकिन वह गहन क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था। भले ही उसके दिल में दुश्मनी हो और वह स्कूल सभा में उससे लड़ना चाहता हो, ली झान किंग उससे नहीं डरता था। दूसरी ओर चू फैंग की साधना ने उसे खुशी से आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार चू फैंग कुछ दिन पहले ही मूल क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था, फिर भी अब वह मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू फैंग ने अपनी साधना फिर से बढ़ाई या उसने पहले अपनी साधना को छिपाया था, लेकिन वह जानता था कि चू फैंग जो पहले से ही मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर उत्कृष्ट था, जब वह मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर होगा तो और भी अधिक पागल हो जाएगा। इसलिए वह स्कूल सभा के साथ साथ अपने ही स्कूल के नंबर 1 शिष्य को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक था। वह निश्चित रूप से एजियो ड्रैगन स्कूल की खोई हुई महिमा को वापस लाएगा। कुछ दिनों की जल्दबाजी के बाद चू फैंग और अन्य लोग अंततः एजियोर प्रांत के नंबर 1 स्कूल लिंग्यून स्कूल में पहुंचे। लिंग्यून स्कूल किसी पर्वत श्रृंखला पर नहीं बनाया गया था, यह एक मैदान के भीतर बनाया गया था। यह एक विशाल शहर था और इसके निर्माण से काफी भव्य वातावरण मिलता था। आज लिंग्यून स्कूल के द्वार सभी दिशाओं से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए खोले गए थे। लिंग्यून स्कूल द्वारा आयोजित स्कूल सभा में अपनी नियुक्ति को पूरा करने के लिए एजियोर प्रांत के लगभग सभी प्रथम श्रेणी के स्कूल उस स्थान पर पहुंचे। विभिन्न प्रथम श्रेणी के विद्यालयों ने अपने सबसे मजबूत अभिजात वर्ग को भेजा। चाहे वे बुजुर्ग हो या शिष्य, उनकी साधना अत्यंत मजबूत थी, क्योंकि विद्यालयों की सभा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक सभा थी। ऐसा एक भी विद्यालय नहीं था जो पर्याप्त रूप से अपना चेहरा दिखाना न चाहे। तो
लिंग्यून स्कूल के बाहर हवा में सफेद सिर वाले चील और जमीन पर तरह तरह के रंग बिरंगे बैनर थे। वह दृश्य वाकई दुर्लभ था और काफी शानदार था। हालांकि हमेशा अपवाद होते थे और इस स्कूल गैदरिंग में एक अपवाद सामने आया। यह जो ड्रैगन स्कूल था जिसने केवल स्कूल प्रमुख के साथ साथ एक शिष्य को भी भेजा था। वे कौन हैं? मुझे पिछले साल से उन्हें देखना याद नहीं आ रहा है। यह जो ड्रैगन स्कूल है ना, इस साल उन्हें प्रथम श्रेणी के स्कूल में पदोन्नत किया गया है और मैंने जो सुना है उसके अनुसार केवल एक ही जो ड्रैगन स्कूल है, इसलिए मुझे यकीन है कि यह वही है। वे बहुत ही अप्रस्तुत हैं, है ना? उन्होंने केवल 2 लोगों को भेजा है। इस तरह के स्कूल को 100 स्कूल सभा का निमंत्रण कैसे मिल सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ज़ैड मेडेन स्कूल के साथ क्यों जा रहे हैं। ये वास्तव में हंस का मांस खाने वाला एक टोड है। उस बूढ़े आदमी को देखो, वह जो ड्रैगन स्कूल का प्रमुख ली जानकिंग नहीं है ना? वह इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? वह ज़ैड मेडेन स्कूल के प्रमुख से बात भी कर रहा है और हंस भी रहा है। मैं इसे अब और नहीं देख सकता। उस समय चू फैंग और ली जानकिंग घोड़े पर सवार थे। ज़ैड मेडेन स्कूल के शीर्ष पर वे समूह के सबसे आगे थे। ली जानकिंग और चू फैंग के विशेष उपचार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अत्यधिक उठाए गए एजो ड्रैगन बैनर के अलावा इसने अन्य स्कूलों को उनकी स्थिति के बारे में बताया। लेकिन चाहे वह एजो ड्रैगन स्कूल का प्रवेश द्वार हो या एजोर प्रांत में उनकी पिछली स्थिति, उन्हें तिरस्कारपूर्वक तिरस्कृत किया जा रहा था। ज़ैड मेडेन स्कूल के लोगों के अलावा लगभग किसी और के मन में उनके लिए कोई सम्मान नहीं था। हालांकि ली जानकिंग और चू फैंग काफी सहज थे। उन्होंने न केवल तिरस्कार भरी अनगिनत निगाहों को नजरअंदाज किया, बल्कि खुशी खुशी बातचीत भी की और इससे कई स्कूल नाराज हो गए जो ज़ैड मेडेन स्कूल के साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अगर वे 100 स्कूल सभा में ली जानकिंग और चू फैंग से मिले तो वे निश्चित रूप से उनके लिए चीजें मुश्किल बना देंगे। रंबल रंबल, जैसे ही 100 स्कूलों की बड़ी सेना लिंग्यून स्कूल में घुसने वाली थी, लोगों का एक समूह लिंग्यून स्कूल से बाहर चला गया। उस पल लगभग हर कोई शांत हो गया क्योंकि एजोर प्रांत के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग उस समूह के साथ इकट्ठे हुए थे। अध्याय 276 विशेष स्थिति। यद्यपि एजोर प्रांत के सबसे शक्तिशाली स्कूल 100 स्कूल सभा में एकत्र हुए थे, लेकिन लिंग्यून स्कूल के लोगों के प्रकट होने के बाद विभिन्न स्कूलों की ताकत तुरंत दबा दी गई। लिंग्यून स्कूल वास्तव में एजोर प्रांत में नंबर 1 स्कूल होने के योग्य था। चाहे शिष्यों की प्रतिभा हो या बड़ों की ताकत, वे अन्य स्कूलों से आगे निकल गए। लिंग्यून स्कूल के पात्रों के प्रकट होने के तुरंत बाद इसने सभी को अधिक सम्मान महसूस कराया। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक लंबा और सीधा बूढ़ा आदमी था जिसके बाल स्याही की तरह काले थे। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें चील की आंखों जैसी थीं और वे बेहद जीवंत थीं। जिस पर भी उसकी नज़र पड़ती वे कांप उठते, भले ही ठंड न हो। वह व्यक्ति लिंग्यून स्कूल का प्रमुख यान यांगटियन था। यान यांगटियन के बगल में 12 बूढ़े लोग भी थे। उन 12 बूढ़े लोगों के पास बहुत मजबूत आभा थी और वे सभी गहन क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। यदि गहन क्षेत्र के 9वें स्तर का एक भी व्यक्ति किसी अन्य विद्यालय में दिखाई देता है तो ये पहले से ही बेहद प्रभावशाली होगा। हालांकि लिंग्यून विद्यालय में उनके जैसे 12 लोग थे। इससे ये देखा जा सकता है कि लिंग्यून विद्यालय की ताकत कितनी प्रबल थी और अन्य विद्यालयों की तुलना में ये कितनी बड़ी दूरी थी। जहाँ तक उन 12 वृद्ध लोगों की बात है, वे लिंग्यून विद्यालय के प्रसिद्ध 12 रक्षक थे। 12 रक्षकों के अलावा लिंग्यून स्कूल के नंबर 1 शिष्य डुगु युन भी यान यांगटियन के बगल में थे। एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के पास अभी भी गहन क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना थी, लेकिन उसकी आभा पहले की तुलना में काफी मजबूत थी। लिंग्यून स्कूल की ताकत ने लोगों को चुप करा दिया। एक भी स्कूल ने अनादर करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि लिंग्यून स्कूल के पास ऐसी ताकत थी जिसे वे हरा नहीं सकते थे। हालांकि जब बहुत से लोग लिंग्यून स्कूल की शक्तिशाली ताकत की आंख मूंद कर प्रशंसा कर रहे थे, चू फैंग लिंग्यून स्कूल के प्रमुख की साधना को देख रहा था। यह अथाह आभा यान यांगटियन निश्चित रूप से केवल गहन क्षेत्र में ही नहीं है। क्या वह पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? चू फैंग को झटका लगा क्योंकि यान यांगटियन के शरीर से उसे एक खास एहसास हुआ। अपनी आत्मा शक्ति के साथ भी उसकी ताकत की गहराई का पता लगाना मुश्किल था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपनी ताकत को छिपाने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल किया था। उसकी ताकत पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां चू फैंग अब उसका पता नहीं लगा सकता था।
इसकी सबसे बड़ी संभावना ये होगी कि यान यांगटियन ने पहले ही गहन क्षेत्र के बंधनों को तोड़ दिया है, हवा में चलने के एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश किया है और पूरी तरह से नई शक्ति को प्राप्त किया है। स्वर्गीय शक्ति का क्षेत्र, स्वर्गीय क्षेत्र। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र पहले से ही कई सौ वर्षों से एजोर प्रांत में गायब हो चुका है। यहाँ तक कि शाही आकाश ऋषि भी उस क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ थे, फिर भी यान यांगटियन कर सकता था। तारांकन हम। लेकिन जैसे ही चू फैन को आश्चर्य हुआ, उसने अचानक महसूस किया कि एक मजबूत आत्मा शक्ति तरंग उसे घेर रही है और यह वर्तमान में उसकी स्थिति को स्कैन कर रही है। जवाब में चू फैंग ने जल्दी से अपनी आत्मा शक्ति को दूर कर दिया और उसने यान यांगटियन को देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने आश्चर्य से पाया कि यान यांगटियन के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति था जो विश्व आत्मा ग्रेक्लोक पहने हुए था, और जाहिर है वह लिंग्यून स्कूल का ग्रेक्लोक विश्व अध्यात्मवादी था। क्या हुआ? उसी समय यान यांगटियन अपने सिर को थोड़ा घुमाकर अपने पीछे खड़े ग्रेक्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे एक बहुत मजबूत आत्मिक शक्ति का एहसास हुआ और यह एक ग्रेक्लोक विश्व आत्मवादी होना चाहिए। विश्व आत्मवादी ने उत्तर दिया। ओह, क्या तुम्हें पता चला कि वह कौन था? यान यांगटियन ने हल्के से अपनी भौहें ऊपर उठाई क्योंकि वह जानता था कि वह व्यक्ति सरल नहीं था। मैंने नहीं सोचा। उनकी प्रतिक्रिया बहुत संवेदनशील थी और मुझे डर है कि स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक में उनकी उपलब्धि मुझसे कम नहीं है। ये बहुत संभव है कि वह मिस्टर ग्रेक्लोक हो जो काफी लंबे समय से गायब था। वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने कहा, ये ठीक है। अगर मिस्टर ग्रेक्लोक वास्तव में यहाँ आए हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती। अचानक यान यांगटियन मुस्कुराया जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद उसने विभिन्न स्कूलों को लिंग्यून स्कूल में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। एक बिल्कुल नया और बेहद बड़ा स्वागत समारोह उसी समय शुरू हुआ। लिंग्यून स्कूल में एक बहुत बड़ा चौक था। ये चौक बहुत विशाल था और इसे सिर्फ 100 स्कूलों की सभा के लिए बनाया गया था। उसी समय कई स्कूल प्रमुख, बुजुर्ग और शिष्य उस चौक में एकत्रित हुए और उन्होंने यान यांगटियन के स्वागत भाषण के साथ 700 स्कूल सभा के नियमों को भी सुना। 100 स्कूलों की सभा में एजोर प्रांत के सबसे मजबूत स्कूल एकत्रित होते हैं। उत्कृष्ट स्कूलों को वह सम्मान मिले जो उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए इस साल 100 स्कूलों की सभा में एक विशेष स्थान तैयार किया गया है। जो स्कूल ये स्थान प्राप्त करता है उसे 100 स्कूल सभा में सभी प्रतियोगिताओं से छूट दी जा सकती है। 100 स्कूल सभा के अंत में स्कूल प्रमुख और शिष्य सीधे सबसे मजबूत स्कूल प्रमुख और सबसे मजबूत शिष्य को चुनौती दे सकते हैं। यान यांगटियन ने ऊंची आवाज में घोषणा की, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है और वे सबसे मजबूत शिष्य और सबसे मजबूत स्कूल प्रमुख को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए कितनी ताकत की आवश्यकता होगी? हाँ, हर साल सबसे मजबूत शिष्य और सबसे मजबूत स्कूल प्रमुख की स्थिति पर लिंग्यून स्कूल का एक अधिकार होता है। वर्तमान एजोर प्रांत में किस स्कूल में लिंग्यून स्कूल को चुनौती देने की ताकत है? हालांकि यह कहा जाता है कि चाहे कोई भी स्कूल चुना जाए, उनके पास लिंग्यून स्कूल को हराने का कोई तरीका नहीं होगा। कम से कम इसका मतलब यह है कि जो स्कूल चुना जाता है उसे लिंग्यून स्कूल की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, क्योंकि ये उनके अलावा एजोर प्रांत का सबसे मजबूत स्कूल होगा। ये सही है। ये स्थान एक दुर्लभ सम्मान है और जहां तक मेरा मानना है, जो स्कूल इस स्थान को प्राप्त करने में सक्षम है उसे पिछले साल की 100 स्कूल गैदरिंग में दूसरे स्थान पर होना चाहिए। एजोर प्रांत में दूसरे नंबर का स्कूल थरी एम्परर स्कूल। ऐसा नहीं हो सकता। पिछले साल 100 स्कूल गैदरिंग में 3 सम्राट स्कूल मुश्किल से ही जीत पाए थे। जहां तक मेरा मानना है, स्पिरिट माउंटेन स्कूल और स्वोडले स्कूल दोनों के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप सभी गलत हैं। जाहिर है केवल सुंदरियों को ही ऐसा विशेष उपचार मिल सकता है। मुझे लगता है कि ज़ैड मेडेन स्कूल सबसे अधिक संभावित है। जब उन्हें अचानक मिले विशेष स्थान का सामना करना पड़ा तो विभिन्न स्कूल अनुमान लगाते रहे, लेकिन उनके द्वारा अनुमान लगाए गए लक्ष्य केवल शीर्ष 5 में से कुछ स्कूलों तक ही सीमित थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि इस विशेष स्थान के लिए फूल किस स्कूल में उतरता है, मैं 100 स्कूल सभा के विशेष अतिथि भगवान क्यू फेग्यान का स्वागत करता हूं ताकि वे इसकी घोषणा कर सकें। यान यांगटियन मंच पर खड़े हुए और ऊंची आवाज में घोषणा की। उसी समय क्यू फेग्यान भी मंच पर आए और लोगों की नजरों में आ गए। ये किलिन राजकुमार के महल से क्यूई कबीले का मुखिया है, भगवान क्यूई फेग्यान। मैंने सुना है कि भगवान क्यूई फेग्यान कई साल पहले ही गहन क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हैं और वर्तमान में वे गहन क्षेत्र के भीतर अजेय हैं। वह एक सच्चे विशेषज्ञ हैं। पिछले 100 स्कूल गैदरिंग में किलिन राजकुमार के महल से कोई भी बधाई देने नहीं आया,
तो इस साल किलिन राजकुमार के महल ने इतने उच्च स्तरीय चरित्र को यहाँ क्यों भेजा? मैंने तो ये भी सुना है कि लॉर्ड क्यूई फेग्यान का एजियो ड्रैगन स्कूल के साथ एक खास रिश्ता है, क्योंकि वे एजियो ड्रैगन स्कूल के नंबर 1 शिष्य चू फैन के साथ भाई बन गए हैं। कुछ दिन पहले एजियो ड्रैगन स्कूल के प्रमोशन की मेजबानी भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से की थी। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या झूठ। बकवास। तुम ऐसी खबरों पर भी विश्वास करते हो? एजियो ड्रैगन स्कूल के पास क्या गुण या योग्यता है? उनका भगवान क्यूई फेग्यान से संबंधित होना कैसे संभव है? लॉर्ड क्यूई फेग्यान की स्थिति को देखते हुए पूर्व में महत्वहीन द्वितीय श्रेणी के स्कूल एजियो ड्रैगन स्कूल की तो बात ही छोड़िए, लॉर्ड क्यूई फेग्यान कुछ प्रथम श्रेणी के स्कूलों की ओर भी सीधे नजर से नहीं देखेंगे। इसके अलावा चू फैन के साथ शपथबद्ध भाई होने का भी उल्लेख न करें, जो मूल क्षेत्र में है। ये निस्संदेह एक अफवाह है जिसे एजियो ड्रैगन स्कूल ने जानबूझकर फैलाया है जब उन्होंने घोषणा की कि वे एक प्रथम श्रेणी के स्कूल बन गए हैं। क्यूई फेग्यान के प्रकट होने के बाद इसने विभिन्न स्कूलों से कई और आश्चर्यों को जन्म दिया। किलिन राजकुमार के महल की विशेष स्थिति के कारण भले ही अन्य स्कूल और भी मजबूत हो गए, लेकिन उन्होंने किलिन राजकुमार के महल के प्रति असम्मान करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसी समय एजियो ड्रैगन स्कूल के चू फैन पर ध्यान दिया गया, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि क्यूई फेग्यान जैसा इतना बड़ा चरित्र चू फैन जैसे छोटे से बदमाश के साथ भाई बन जाएगा। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि क्यूई फेग्यान सच्चाई को उजागर कर सकता है और एजियो ड्रैगन स्कूल के साथ साथ चू फैन को भी शर्मनाक स्थिति में डाल सकता है। उन्हें इसकी उम्मीद थी, क्योंकि दूसरे स्कूलों को शर्मिंदा होते देखना हमेशा से ही सबको अच्छा लगता था, खास तौर पर एजियो ड्रैगन स्कूल जैसा स्कूल जिसे वे दिल से नीची नज़र से देखते थे। अध्याय 277 एक सुंदरी से निमंत्रण। उसी समय सभी लोग क्यू फेग्यान द्वारा परिणाम घोषित किए जाने का इंतजार कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि किस स्कूल को विशेष स्थान मिलने वाला है। जब अनगिनत लोग उसे घूर रहे थे तो क्यू फेग्यान पहले हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने अपनी नज़र उस स्थान की ओर डाली जहां ज़ेड मेडेन स्कूल था। तो यह वास्तव में ज़ेड मेडेन स्कूल है। ऐसा लगता है कि मैं सही था। केवल सुंदरियां ही इस तरह के विशेष उपचार का आनंद ले सकती हैं। उस पल सभी को लगा कि उत्तर पहले ही प्रकट हो चुका है। हालांकि जब क्यू फेग्यान ने अगला वाक्य बोला तो वे तुरंत अचंभित रह गए। जिस स्कूल को यह विशेष स्थान मिला है वह एजियो ड्रैगन स्कूल है। क्यू फेग्यान ने ऊंची और स्पष्ट चीख के साथ घोषणा की, क्या एजियो ड्रैगन स्कूल? ये कैसे हुआ? यह एजियो ड्रैगन स्कूल है जिसे हाल ही में प्रथम श्रेणी के स्कूल में पदोन्नत किया गया है। उस समय कोई भी शांत नहीं रह सका, क्योंकि वह परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित था। यहाँ तक कि लिंग्यून स्कूल के लोग भी हैरान थे। स्कूल प्रमुख ये लिंग्यून स्कूल के संरक्षकों ने अपनी चिंतित निगाहें यान यांगटियन की ओर डाली। यद्यपि लिंग्यून स्कूल ने विशेष पद चुनने का निर्णय क्यूई फेग्यान को दिया था, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने हास्यास्पद तरीके से एक ऐसे स्कूल का चयन करेगा जिसे कोई पसंद नहीं करता या जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन फिर भी उस समय यान यांगटियन वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि उसकी साधना काफी उत्कृष्ट थी और वह लिंग्यून स्कूल का भव्य मुखिया था, लेकिन उसके लिए किलिन राजकुमार के महल से क्यूई फेग्यान जैसे विशाल चरित्र के सामने ज्यादा कुछ कहना अच्छा नहीं था। कम से कम उस स्थिति में वह क्यूई फेग्यान का चेहरा नहीं झटक सकता था। इसलिए वह केवल अपने अधीनस्थों की ओर चुपके से अपना हाथ हिला सकता था, उन्हें संकेत देते हुए कि वे जल्दबाजी में बात न करें। ये बहुत उचित नहीं लगता। एजियो ड्रैगन स्कूल को ऐसा विशेष स्थान कैसे दिया जा सकता है? उनके पास ऐसा कौन सा गुण या योग्यता है जिसके वे इसके हकदार हैं? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या क्यू फेग्यान का वास्तव में एजियो ड्रैगन स्कूल के साथ कोई विशेष संबंध है? अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने पद का इस्तेमाल निजी मामलों के लिए कर रहा है? ये बहुत अनुचित है। इसके साथ ही लोगों का एक समूह हंगामा करने लगा और कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से विरोध भी किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्यू फेग्यान ने एक ऐसा स्कूल चुना था जिसे कोई भी स्वीकार या सम्मान नहीं करता था। ये कहा जा सकता है कि क्यू फेग्यान का निर्णय भीड़ को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। भले ही उनकी स्थिति और भी प्रतिष्ठित हो, फिर भी ये लोगों को नाखुश कर देगा। बूम! लेकिन ठीक उसी समय क्यू फेग्यान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और हवा में मुक्का मारा। उस मुक्के के बाहर फेंके जाने के बाद ये तुरंत गरज के समान फट गया। मजबूत बल के कारण हवा और जमीन हिल गई और नीचे के विभिन्न स्कूलों के लोग भी उस मुक्के से प्रभावित हुए। उसके बाद
लोगों का शोरगुल वाला सागर एकदम शांत हो गया। फिर क्यू फेग्यांग ने भीड़ पर अपनी तीखी नज़र घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम मेरे द्वारा लिए गए फैसले से सहमत नहीं हो? क्यू फेग्यांग की आवाज़ असामान्य रूप से तेज थी। उनके बोलने के बाद पहले से शांत भीड़ और भी शांत हो गई। भले ही वे अपने दिल में इसे स्वीकार न करते हों, लेकिन उस पल किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि मुझे ये स्वीकार नहीं है। भगवान क्यू फेग्यांग की तेज आंखें मोती को पहचानती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि उन्होंने जो स्कूल चुना है वह निश्चित रूप से हमें एक अकल्पनीय अच्छा आश्चर्य देगा। ठीक उसी समय यान यांगटियन बाहर खड़ा था और जैसे ही उसने बात की, उसने ताली बजाई। उसी समय ऊंचे मंच पर बैठे लिंग्युन स्कूल के बुजुर्गों ने भी एक के बाद एक तालियां बजाईं। उसके बाद नीचे के स्कूलों से भी तालियों की आवाज आए और यह और तेज होती गई। अंत में ये पूरे लिंग्युन स्कूल में गूंज उठी। हालांकि उन्हें ये पसंद नहीं था, लेकिन उस समय वे केवल असहाय होकर उस परिणाम को स्वीकार कर सकते थे। तो असंख्य लोगों की नज़र में सबसे अलग माने जाने वाले ली झांगकिंग और चू फैंग को इस साल की स्कूल गैदरिंग में सबसे बढ़िया सुविधा मिली। न केवल उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं से छूट दी गई, बल्कि ली झांगकिंग और चू फैंग को 2 बेहद आलीशान महल भी मिले जो उनके रहने के लिए थे। संक्षेप में उन दोनों को सबसे बेहतरीन सेवाएं मिली, लेकिन सबसे अजीब तो वह था क्यू फेग्यांग, वह जिस पर पहले से ही निजी लाभ के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने का संदेह था, वास्तव में दूसरों के विचारों को अनदेखा कर रहा था और चू फैंग के घर की ओर भागता रहा और शतरंज खेलते हुए उसके साथ बातें करता रहा। उसने तभी विदा ली और चला गया जब उसे बाद में किलिन राजकुमार के महल में कुछ काम था। क्यू फेग्यांग की हरकतों ने सभी के लिए एक सच्चाई उजागर कर दी। क्यू फेग्यांग और चू फैंग के भाई होने की खबर अफवाह कैसे हो सकती है? ये साफ तौर पर सच था। बहुत से लोगों को लगा कि यह अविश्वसनीय है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य का सामना किया, लेकिन कुछ लोगों ने सावधानीपूर्वक विचार करके ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या चू फैंग के पास वास्तव में ऐसे क्षेत्र हैं जो दूसरों से बेहतर हैं। शायद उसके पास वास्तव में अत्यंत मजबूत युद्ध शक्ति थी और वह एक दुर्लभ साधना प्रतिभा थी जो कई स्तरों को पार करके कमजोर के रूप में मजबूत को हरा सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम लिंग्युन स्कूल में अब कोई भी चू फैंग की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता था। किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक क्यू फेग्यांग था। बस इसी वजह से बहुत कम लोग चू फैंग को नाराज करने की हिम्मत करते थे। पलक झपकते ही 100 स्कूलों की सभा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। चू फैंग स्कूलों के बीच होने वाली प्रतियोगिताओं को देखने नहीं गया, लेकिन उसने एक विस्फोटक खबर सुनी। ये था कि इस बार लिंग्युन स्कूल ने 100 स्कूल सभा में जो गठन भेजा था वह वास्तव में पूरी तरह से क्रांतिकारी था। न केवल स्कूल प्रमुख यान यांगटियन प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, बल्कि यहाँ तक कि बुजुर्गों ने भी भाग नहीं लिया। चाहे वह स्कूल प्रमुखों या शिष्यों के बीच की प्रतियोगिता हो, लिंग्युन स्कूल ने दोनों के लिए शिष्य भेजे। लिंग्युन स्कूल के नंबर 1 शिष्य, जो पहले से ही अजूर प्रांत में प्रसिद्ध थे, दुगु एयुन, ने लिंग्युन स्कूल के प्रमुख का प्रतिनिधित्व किया और प्रतियोगिता में भाग लिया। कई स्कूल प्रमुखों को ये देखकर नाराजगी हुई कि लिंग्युन स्कूल ने क्या किया, क्योंकि चाहे दुगु एयुन कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आखिरकार वह अभी भी युवा पीढ़ी का था। वह अभी भी एक शिष्य था। दुगु एयुन का उनके जैसे स्कूल प्रमुख स्तर के पात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मतलब था कि वे अपनी स्थिति को अपमानित कर रहे थे। लेकिन लिंग्युन स्कूल की ताकत के कारण और क्योंकि 100 स्कूल सभा लिंग्युन स्कूल द्वारा आयोजित की गई थी, कई लोगों ने गुस्सा होने की हिम्मत की, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। अंततः उन्होंने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। जूनियर चू फैंग, तो तुम यहाँ हो। तुम्हें ढूंढना बहुत कष्टकारी था, तुम्हें पता है टिल्ड। उस दिन चू फैंग पहले तो आराम से झील के किनारे धूप सेंकते हुए झपकी ले रहा था, लेकिन अचानक एक कोमल और मधुर आवाज गूंजी और चू फैंग को उसके सपने से जगा दिया। सिर उठाकर देखने के बाद चू फैंग की उत्सुक अभिव्यक्ति तुरंत बर्फीली हो गई, क्योंकि उसने पुकारने वाले को पहचान लिया था। ये बैक्सी ही था जिसने उस दिन यान रुयू को गुप्त रूप से उकसाया था कि कैसे नांगोंग जियो का उपयोग करके खुद को सबक सिखाया जाए। जूनियर चू फैंग, उस दिन की घटना के कारण तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे न? चू फैंग के बर्फीले ठंडे चेहरे को देखने के बाद भी बैक्सी पीछे नहीं हटी। वह अपनी छोटी सी कमर को हिलाती रही और जैसे जैसे वह बाएं दाएं झुकती गई, वह चू फैंग के सामने चली गई, आकर्षक ढंग से मुस्कुराए और प्यार से पूछा, ऐसे खोखले शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कह दो। चू फैंग ने ठंडे अंदाज में बैक्सी की तरफ देखा।
ये कहा जा सकता है कि चू फैंग वास्तव में निराश था और उस महिला से बेहद नफरत करता था। जूनियर चू फैंग, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। सीनियर यान आपको बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। बैक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वापस जाकर यान रुयू से कह सकती हो कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चू फैंग ने खुद को फेंका और वह जाने के लिए तैयार हो गया। जूनियर चू फैंग, मुझे पता है कि आप नाराज़ हैं क्योंकि सीनियर यान उस दिन आपसे मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि वह कोई महिला नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। ये देखकर बैक्सी ने अपना जेड जैसा हाथ बढ़ाया और चू फैंग की हथेली पकड़ ली। अध्याय 278 चाय में जहर। जूनियर चू फैंग, आपके और सीनियर यान के बीच वास्तव में कुछ गलतफहमियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं क्योंकि यह सबसे अच्छा होगा। क्या तुम मेरे स्कूल के प्रमुख और तुम्हारे स्कूल के प्रमुख के चेहरे की खातिर ऐसा कर सकते हो? आखिरकार वे दोनों वास्तव में उम्मीद करते हैं कि तुम और सीनियर यान एक साथ हो सकते हैं। बैक्सी ने चू फैंग के हाथ को कसकर पकड़ लिया और एक हाथ से चू फैंग की हथेली को हल्के से रगड़ रहा था। आगे बढ़ो, मुझे देखने दो कि तुम दोनों किस तरह का खेल खेल रहे हो। चू फैंग ने बैक्सी का हाथ झटक दिया। वह बैक्सी की खूबसूरती से मोहित नहीं था, न ही वह यान रुयू से प्रभावित था। हालांकि चू फैंग बस बहुत ऊब गया था। अगर वह नहीं जाता तो वह बस इधर उधर इंतजार करता रहता, इसलिए वह बैक्सी के साथ ही चला जाता। आप वास्तव में दयालु हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्तमान निर्णय सही है। बैक्सी ने मधुर मुस्कान दी, फिर जेड मिडेन स्कूल के लिए आवास की ओर चल पड़ी। हालांकि जब वह मुड़ी तो चू फैंग ने नहीं देखा कि बैक्सी के मुंह के कोनों पर कितनी अजीब मुस्कान थी। बैक्सी के नेतृत्व में चू फैंग बहुत जल्दी उस स्थान पर पहुंच गया जहां जेड मिडेन स्कूल की सुंदरियां और बुजुर्ग रहते थे। जब जेड मिडेन स्कूल की सुंदर महिलाओं ने चू फैंग को देखा तो उनमें से सभी ने मित्रता व्यक्त करने के लिए मीठी मुस्कान दी। चू फैंग ने महिला शिष्यों के रवैये में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रास्ते में जेड मिडेन स्कूल की कई महिला शिष्यों ने पहले ही ऐसा कर लिया था, क्योंकि वे चू फैंग के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहती थी। दूसरी ओर बैक्सी का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह उन महिला शिष्यों की ओर लगातार धमकी भरे भाव भेजती रही जो दयालुता दिखाती थी। उसने उन सभी शिष्यों को डरा दिया जो चू फैंग से बात करने के लिए ऊपर जाना चाहते थे। अरे, क्या चू फैंग सीनियर यान का मंगेतर नहीं है? वह बैक्सी का पीछा उसके घर तक क्यों कर रहा है? कौन जानता है कि लोमड़ी आत्मा ने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन वह सीनियर यान की मंगेतर को खुलेआम लुभाने की हिम्मत करके बहुत ही नीच है। हाँ, ये बहुत शर्म की बात है कि सीनियर यान उसे अपनी बहन मान रही है। यह महिला वास्तव में बेशर्म है। बैक्सी और चू फैंग के चले जाने के बाद महिला शिष्याएं एक साथ इकट्ठी हुई और मन ही मन बुदबुदाने लगी। चूंकि चू फैंग जेड मिडेन स्कूल के शिष्यों के निवास से परिचित नहीं था, स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि बैक्सी उसे अपने निवास पर ले आई थी। हालांकि चू फैंग, जो मूल रूप से बैक्सी को किसी भी तरह से पसंद नहीं करता था, उस महिला पर भरोसा नहीं करता था। इसलिए बैक्सी के जाने के बाद उसने अपनी आत्मा शक्ति को फैलाया। ये पता लगाने के बाद कि मेज पर रखे फल और मिठाइयाँ बिना किसी समस्या के थीं, उसने बेहिचक भोजन उठाया और बड़े बड़े मुंह में चबाया। जूनियर चू फैंग, मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद कि आप मेरे पास आए। अचानक एक बहुत ही धीमी आवाज़ जो हड्डियों को पिघला सकती थी, धीरे धीरे गूंजी। सिर उठाकर देखने पर उसने देखा कि यान रुयू हॉल से बाहर निकल रही है। वर्तमान यान रुयू ने जेड मिडेन स्कूल के मुख्य शिष्यों के लिए कपड़े नहीं पहने थे। उसने गुलाबी रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। वह पोशाक बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसे बनाते समय काफ़ी सामग्री बचाई गई थी। इसलिए इस वजह से यान रुयू की चमकती हुई सफ़ेदी के दो टुकड़े और बीच में अदृश्य गहरी खाई देखी जा सकती थी। नीचे की ओर देखने पर कोई भी दो बर्फ सफ़ेद सुंदर पैर देख सकता था। वे उत्तम, मुलायम, चिकने और गुलाबी चमक से भरे हुए थे। जब उसने देखा कि वह कैसे कपड़े पहनती है और साथ ही उसका जेड जैसा मीठा और सुंदर चेहरा, तो चू फैंग वास्तव में इच्छाओं की ज्वाला से जल रहा था और भले ही वह रोकना चाहता था, लेकिन वह रोक नहीं सका। ईमानदारी से कहूँ तो यान रुयू वाकई एक ऐसी सुंदरी थी जो चू फैंग की नज़रों में आ सकती थी। अगर यान रुयू शुरू से ही चू फैंग से शादी करने को तैयार होती तो शायद चू फैंग वाकई उस सुंदरी से शादी कर लेता। हालांकि वर्तमान अतीत से अलग था। महिला की स्टाइल चाहे जैसी भी हो, चू फैंग उससे शादी बिल्कुल नहीं करने वाला था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, मेरा समय सीमित है।
चू फैंग यान रुयू के सौंदर्य जाल में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नज़र घुमाई। उस पर एक नज़र डालने के बाद उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया। TN सौंदर्य जाल 36 रणनीतियों में से एक को संदर्भित करता है। जूनियर चू फैंग, उस दिन जो हुआ वह वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करें, मैं यान रुयू वो व्यक्ति नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझते हैं। यान रुयू चू फैंग के सामने बैठ गई और उसकी शारीरिक सुगंध उसकी नाक की ओर झपटी, जिससे चू फैंग का दिल हिल गया। किस प्रकार की? क्या तुम जानती हो कि मेरे दिल में तुम किस प्रकार की हो? चू फैंग ने अपने होठों को सिकोड़ा और व्यंग्य किया। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो मुझे यकीन है कि आपको लगता है कि मैं यान रुयू एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे प्रशंसा और पूजा पसंद है। मैंने आपकी तुच्छ साधना को देखने के बाद पहले तो जानबूझकर आपको टाला और इस शादी से इनकार करना चाहता था, लेकिन आपकी प्रतिभा को देखने के बाद आपको लगता है कि मैं जानबूझकर आपकी चापलूसी कर रहा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, यान रुयू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग अभी भी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, अपने होठों को मोड़ा और कहा, क्या ये बात नहीं है? बेशक ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे इसलिए परहेज किया था ताकि मैं तुम्हें जानबूझकर नाराज कर सकूं, ताकि तुम स्कूल के हेड को ही सुझाव दे सको कि तुम और मेरा विवाह रद्द कर दिया जाए। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए इसलिए बुलाया है ताकि मैं पिछली बात के लिए माफ़ी मांग सकूं। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रति कोई अच्छी भावना रखो, क्योंकि अगर यह अभी भी सही है तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वर्तमान यान रुयू के चेहरे पर माफ़ी मांगने वाला भाव था। अरे, क्या तुम बीमार हो? तुमने मुझे इस जगह बुलाया क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो। मुझे तुम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो और मैंने कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। उस पल चू फैंग थोड़ा गुस्से में था। वह वास्तव में यान रुयू को बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि उसने उन शब्दों को उस भाव के साथ कहा था। जूनियर चू फैंग, कृपया नाराज मत होइए, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यान रुयू आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। इसका कारण यह नहीं है कि मैं आपको नीची नज़र से देखता हूँ। बात बस इतनी है कि मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं अपने पूरे जीवन में किसी से शादी नहीं करूँगा। आज मैंने तुम्हें इस जगह पर बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, यान रुयू की आंखें वास्तव में लाल हो गईं और 2 कतारें गर्म आंसू बह निकले। अरे, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। चू फैंग वास्तव में कुछ भी नहीं कर सका और वह पीछे मुड़ा और वहां से चला जाना चाहता था। अपनी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ उसने आश्चर्य से पाया कि यान रुयू की हरकतें अभिनय जैसी नहीं लग रही थी। वह वास्तव में अपनी सच्ची भावनाएं दिखा रही थी, लेकिन उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? चू फैंग को वास्तव में समझ नहीं आया। संक्षेप में, चू फैंग यान रुयू को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो इस तरह का व्यवहार कर रही थी, इसलिए वह बस वहां से चले जाना चाहता था और इससे निपटना चाहता था। जूनियर चू फैंग, मत जाओ। ठीक उसी समय बेक्सी बाहर आया और चू फैंग को रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? चू फैंग का चेहरा दयालु नहीं था। जूनियर चू फैंग, जब आप सीनियर यान से शादी ही नहीं करना चाहते तो इस बात पर नाराज क्यों हो रहे हो कि वह आपसे शादी नहीं करना चाहती? उसे सिर्फ अपने शुरू से किए गए कामों की वजह से शर्म आती है। अगर आप नाराज नहीं हैं तो बस उसकी माफ़ी स्वीकार कर लो, ठीक है? तभी उसका दिल शांत हो सकता है, बेक्सी ने आग्रह किया। जूनियर चू फैंग, ठीक उसी समय यान रुयू जो भारी दयनीय रूप से रो रही थी वहां आई। उसके हाथों में सुगंधित चाय का एक बर्तन था। उसने उसे चू फैंग के सामने लाया और कहा, कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मैंने तुम्हारे जैसी बीमार औरत पहले कभी नहीं देखी। उस समय चू फैंग बस उस जगह से चले जाना चाहता था। वह यान रुयू की दयनीय उपस्थिति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सुगंधित चाय का बर्तन पकड़ा और उसे पी लिया। बकवास। लेकिन जैसे ही चाय उसके पेट में गई, चू फैंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने पाया कि चाय में जहर था। अध्याय 279, कीमत चुकाना। चाय में जहर है। चू फैंग ने मन ही मन कोसा क्योंकि जैसे ही चाय उसके पेट में गई, उसने अपने शरीर में अजीब सी ऊर्जा का विस्फोट महसूस किया। तुरंत इसने उसके डेंटियन को सील कर दिया और उसकी मूल शक्ति तेजी से कम हो गई और बहुत जल्द वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गया। अरे, वर्तमान चू फैंग अब और नहीं बोल सकता था,
लेकिन वह अभी भी अपने दिल में गुस्से से दहाड़ रहा था। जिस समय वह दहाड़ा, उसी समय चू फैंग ने अपनी आत्मिक शक्ति को तेजी से घुमाया और अपने विश्व आत्मिक स्थान से आत्मिक संरचना शक्ति से जुड़ गया। फिर उसने अपने शरीर के भीतर एक छोटा आत्मिक संरचना बनाया, जिससे उस अजीब जहर को सील कर दिया गया। अरे, ये फिर से जहर है। चू फैंग बहुत अवाक था, क्योंकि जब उसने अपने शरीर में जहर को सील करने के लिए एक स्पिरिट फॉर्मेशन रखा, तो उसने पाया कि उसके पेट के नीचे एक प्रतिक्रिया हुई थी। एक बहुत बड़ी चीज खड़ी हो गई और उससे चू फैंग वर्मिलियन बर्ड सिटी की स्थिति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, वह फिर से एक जहर से प्रभावित था, और इस बार उसे जहर देने वाली महिला फिर से एक महिला थी, और वह भी एक सुंदर महिला थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चाय में जहर पहले वाले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर उसकी साधना में बहुत वृद्धि नहीं होती और अगर वह आत्मा निर्माण तकनीकों में कुशल नहीं होता, तो वह पहले ही जहर की चपेट में आ चुका होता और अपनी तर्कसंगतता खो चुका होता। हाँ, तुम स्तब्ध हो गए हो न? तुम्हें फिर से जहर दिया गया है। तुम विश्व अध्यात्मवादियों के नाम को बदनाम कर रहे हो। हाँ, मैं इस पर हंसते हंसते लोटपोट हो सकता हूँ। तुम कितने बड़े आदमी हो। तुम्हें 2 बहनों ने 2 बार जहर दिया और वे दोनों बार सफल भी हुए। जो भी हो, चू फैंग, विरोध मत करो और इसके साथ चलो। ये 2 बड़ी सुंदरियां हैं। चू फैंग ने जब जहर की शक्ति को सावधानीपूर्वक सील कर दिया, तो एगी को अपने दुर्भाग्य पर खुशी हुई और वह हंसा, जैसे कि वह एक आपदा में था। वह हंसी से कांप उठी और उसने अपना पेट पकड़कर फर्श पर मुक्का मारा। तुम लानत वाली लड़की हो, मुझे परेशान मत करो। एक आदमी के तौर पर मैं इस तरह की चीजों से कैसे मजबूर हो सकता हूँ। चू फैंग ने हार नहीं मानी और उसने सील करना जारी रखा। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अपने ग्रेट लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट तरीकों से उसने अपने शरीर के भीतर जहर को पूरी तरह से सील कर दिया। लेकिन जब उसकी सारी साधना सामान्य हो गई, तो उसे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद रखी और बेहोश होने का नाटक करते हुए जमीन पर लेटा रहा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि वे दोनों कमीनी महिलाएं क्या कर रही थीं। जूनियर बैक्सी, क्या हम ऐसा करके बहुत आगे निकल गए हैं? उस पल जब यान रूयू ने चू फैंग को देखा, जिसका चेहरा और कान लाल थे और वह जमीन पर लेटा हुआ था, तो उसे चिंता और अपराधबोध दोनों महसूस हुए। साथ ही वह थोड़ी चिंतित भी थी। दूसरी ओर बैक्सी शांत भाव से चू फैंग को देख रही थी। फिर जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने यान रूयू से कहा, वरिष्ठ यान, चिंता मत करो। क्या उसे लगेगा कि अगर मैं, बैक्सी, उसके साथ सोती हूँ तो उसे तकलीफ होगी? जैसे ही उसने कहा, बैक्सी ने आत्मविश्वास से अपने काले बालों को पीछे धकेल दिया। हल्की खुशबू तैरती हुई आए और यह बेहद आकर्षक थी। लेकिन आखिरकार उसे तुम्हारे द्वारा जहर दिया गया था और यह उसका मूल इरादा नहीं था। अगर हम ऐसा करते हैं। यान रूयू अभी भी थोड़ा चिंतित था। ठीक है मेरे अच्छे सीनियर, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम पुरुषों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, है न? तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। और आखिरकार मैं ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा हूँ। जब तक मैं चू फैंग के साथ एक पुरुष और एक महिला के बीच की बात करता हूँ, इसका मतलब ये भी है कि चू फैंग तुम्हारा सामना करने में असमर्थ होगा। स्कूल प्रमुख को इसके बारे में पता चलने के बाद वह निस्संदेह तुम दोनों के बीच की शादी को रद्द कर देगा। इसके बजाय वह मेरा और चू फैंग का समर्थन करेगा। संयोग से मैं भी एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहती थी जिस पर भरोसा किया जा सके और जिसमें क्षमता हो। हालांकि चू फैंग अभी भी युवा है, लेकिन उसमें मेरी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है। यह न केवल आपकी मदद कर रहा है, बल्कि मेरी भी मदद कर रहा है। जैसे ही बैक्सी ने कहा, उसने यान रूयू को बाहर धकेल दिया। लेकिन यान रूयू अपराधबोध से भरे चेहरे के साथ चू फैंग को देख रही थी और उसे नहीं पता था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। चू फैंग ने सब कुछ सुना और वह पहले से ही बिजली की तरह गुस्से में था। इतना कुछ होने के बाद वह वास्तव में 2 कमीनों द्वारा धोखा दिया गया था। अगर उसके पास जहर को सील करने के लिए अभी शक्तिशाली तरीके नहीं होते तो विनाशकारी चीजें हो सकती थी। अगर वह अपना शरीर खो देता तो ये छोटी बात थी। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाती। उसे धोखेबाज कमीने बैक्सी से शादी करने के लिए भी मजबूर किया जाता। वह उस तरह के व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था, इसलिए यह वास्तव में चू फैंग को अंतहीन क्रोध का कारण बना। उसके लिए उस धोखे को बिना किसी कीमत के स्वीकार करना संभव नहीं था और उसे उन 2 कमीनों को कई बार वापस भुगतान करना पड़ा। जैसे ही उसने ये सोचा, चू फैंग ने खड़े होकर झगड़ते हुए यान रूयू और बैक्सी की ओर इशारा किया और कहा, तुम दोनों कमीने,
मैं तुम दोनों पर विश्वास करता हूँ, फिर भी तुम मुझे इस तरह धोखा देते हो। आज तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चू फैंग, तुम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। यान रुयू और बैक्सी दोनों डर गए जब उन्होंने चू फैंग को जागते देखा। चू फैंग, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मेरी तरफ आओ। इसका बैक्सी से कोई संबंध नहीं है। यान रुयू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने सबसे पहले बैक्सी की तरफ देखा, फिर जल्दी से चू फैंग के सामने रुक गई और उसे रोक दिया। बैक्सी का सुंदर शरीर उछल पड़ा और वह महल से बाहर भागना चाहती थी। कोई नहीं जानता था कि वह भागना चाहती थी या फिर सेना की तलाश में जा रही थी। हम्फ, कुछ भी बनावटी करने की जरूरत नहीं है। आज तुम दोनों में से किसी को भी भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि चू फैंग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और एक असीम आत्मा संरचना ने महल को सील कर दिया। चाहे बैक्सी ने उस पर कितना भी हमला किया हो, आत्मा संरचना जरा भी नहीं हिली। असहाय होने के कारण वह केवल जोर से चिल्ला सकती थी, लेकिन बाहर के लोग कुछ भी नहीं सुन सकते थे। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। चिल्लाने से अगर तुम्हारा गला भी टूट जाए तो भी तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। चू फैंग ने घृणा से बैक्सी को देखा, फिर यान रुयू की छोटी कमर को पकड़ लिया। अपनी बाह में थोड़ी ताकत लगाकर उसने सुंदरी को अपने कंधे पर रख लिया। फिर वह बेडरूम में कूद गया और यान रुयू को बड़े बिस्तर पर जोर से पटक दिया। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड, चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? उस पल यान रुयू पहले तो भागने के लिए उठना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि चू फैंग के शरीर से निकलने वाला दबाव असामान्य रूप से मजबूत था। इसने उसे पूरी तरह से दबा दिया। वह केवल बिस्तर पर इधर उधर लुढ़क सकती थी, लेकिन वह खुद को उठा भी नहीं पा रही थी। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? हमारे बीच कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं थी, तो फिर तुम्हें मुझे धोखा क्यों देना पड़ा? अगर तुम अपने शरीर की रक्षा जैद की तरह करना चाहते हो, तो अपने शरीर की रक्षा जैद की तरह करो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते, तो तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बार बार मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बनानी पड़ती हैं? क्या मैंने, चू फैंग, तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर किया है? मैं तुम्हें ये बता दूंगा, आज सब कुछ तुम्हारे द्वारा मजबूर किया गया था। तुम अपनी शुद्धता की रक्षा करना चाहती हो, फिर मैं, चू फैंग, तुम्हारी शुद्धता को नष्ट कर दूंगा। तुम एक पुरुष और एक महिला के बीच की चीजें नहीं कर सकती हो, फिर मैं पुरुषों और महिलाओं के बीच की चीजें करूंगा। चू फैंग के गुस्से ने उसके दिल को खा लिया, और जैसे ही उसकी दोनों आंखें खून से लाल हो गईं, एक भूखे भेड़िए की तरह जो अपने भोजन का सामना कर रहा था, उसने खुद को यान रुयू के शरीर पर दबाया। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड, चू फैंग, मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं एक आदमी के साथ वो सब नहीं कर सकती। मैं वास्तव में नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। यान रुयू ने अपनी जान के लिए संघर्ष किया और उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। हालांकि उसके व्यवहार ने चू फैंग के क्रूर स्वभाव को और बढ़ा दिया। उसने उसकी ड्रेस पकड़ी और खींची। कुछ फटने की आवाज के साथ यान रुयू की गुलाबी रंग की ड्रेस दो टुकड़ों में फट गई और उसी पल यान रुयू का बर्फ सफेद और मनमोहक शरीर चू फैंग के सामने पूरी तरह से प्रकट हो गया। उसी समय बैक्सी दौड़कर आई। ये देखकर कि चू फैंग यान रुयू पर हिंसक होने वाला था, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसके बाद उसने अपनी स्कर्ट भी उतार दी और अपने आकर्षक कर्व्स दिखाने लगी और खुद को चू फैंग की ओर फेंक दिया। रास्ते से हट जाओ। हालांकि चू फैंग ने अपना हाथ लहराया और बल की एक धारा ने बैक्सी को दीवार के कोने की ओर धकेल दिया। फिर वह चिल्लाया, तुम्हारी जैसी कचरा मेरी औरत बनना चाहती है, तुम इसके लायक नहीं हो। बोलने के बाद चू फैंग अपने नीचे बैठी सुंदरी यान रुयू की ओर झपटा। अध्याय 280, निषिद्ध रहस्यमय तकनीक। स्पॉइलर शीर्षक इक्वल्स चेतावनी, अश्लीलता, शाली इक्वल्स डिफॉल्ट, पतन अंडरस्कोर लिंक इक्वल्स सच। कमरे के अंदर यान रुयू पूरी तरह से शांत होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी फटी हुई गुलाबी रंग की पोशाक उसके सबसे उत्तेजक वर्जित क्षेत्र को ढक रही थी, लेकिन पोशाक के किनारों से परे प्रकट बर्फ सफेद त्वचा का हर एक इंच बहुत आकर्षक था। हालांकि वह सुंदर शरीर पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था और एक निश्चित व्यक्ति के होंठों से लिपटा हुआ था, लेकिन चिपचिपे तरल के साथ सही वक्रता ने इसे और भी कामुक रूप से मोहक बना दिया। स्पॉइलर, हालांकि वर्तमान यान रुयू एक मरी हुई मछली की तरह थी। वह बिना हिले डुले लेटी रही और जब सांस लेती थी तभी उसकी छाती को हल्के से ऊपर उठते हुए देखा जा सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा राख की तरह लाल हो गया था, मानो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी ने छीन ली हो।
वह अभूतपूर्व अवसाद में डूब गई, मानो उसका जीवन अंतिम चरण में पहुंच गया हो। बैक्सी के लिए, भले ही वह भी नग्न थी, वह कोने में बेहोश थी। चू फैंग ने उसे छुआ नहीं। इससे पहले चू फैंग अपने गुस्से से नियंत्रित हो रहा था और वह चाहता था कि वे दोनों विपरीत परिस्थितियों में हों। बैक्सी चू फैंग के साथ सोना चाहती थी, इसलिए उसने इसकी अनुमति नहीं दी। यान रूयू एक पुरुष और एक महिला के बीच की बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए चू फैंग ने उसके साथ ऐसा करने पर जोर दिया। चू फैंग को धोखा देने के लिए उन्हें यही कीमत चुकानी पड़ी। चू फैंग ने अपने कपड़े पहने हुए थे, उसके माथे पर थोड़ा पसीना था और चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। हालांकि उसने क्रोध और बदले की भावना के कारण बड़ी सुंदरी यान रूयू को अपने नीचे दबा लिया था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यान रूयू बेहद खूबसूरत महिला थी। उसका संपूर्ण शरीर सुरू से कम नहीं था और इसने चू फैंग को एक अद्भुत यात्रा दी। बिस्तर पर हल्के खून ने चू फैंग को बताया कि यान रूयू ने कुछ भी नहीं छुपाया या कुछ नहीं किया। उसने वास्तव में अपने शरीर की रक्षा जैद की तरह की, और कम से कम वह अभी भी कुंवारी थी। मम्मा टिल्ड। अचानक यान रूयू का शरीर कांप उठा और उसके बाद वह सिकुड़कर एक गेंद की तरह हो गई। उसके दोनों हाथ मुट्ठी में कसकर बंद थे और उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था, मानो वह किसी तरह की यातना सह रही हो। ओई, तुम्हें क्या हो गया है? चू फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करके पता लगाया। उसने पाया कि यान रूयू के शरीर में बदलाव हो रहा था। उसके शरीर में अजीब ऊर्जा का एक विस्फोट हो रहा था और यह उसकी त्वचा के हर इंच को फैला रहा था और उसे अपने में समाहित कर रहा था। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ठीक उसी समय यान रूयू चीखी और उसके शरीर से नीले रंग की गैस की परतें बाहर निकलीं। जैसे ही वे यान रूयू के चारों ओर घूमती रहीं, उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा और वह हवा में तैरने लगी। यह आभा बहुत अजीब है। क्या उसके शरीर में भी कुछ खास है? चू फैंग को बहुत झटका लगा क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहा था और अवाक था। उसने आश्चर्य से देखा कि उसी क्षण यान रूयू की आभा तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी साधना बढ़ रही थी, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति बढ़ रही थी। पलक झपकते ही ये पहले से ही एक अत्यंत भयावह स्थिति में बढ़ गई थी। लेकिन यह ज्यादा नहीं था। चू फैंग को सबसे ज्यादा हैरानी यान रूयू के शरीर में आए बदलाव से हुई। उसकी सफेद त्वचा पर जो बर्फ की तरह साफ थी, नीले रंग की चीजें उभर आईं। ये वस्तुएं चमकीले और चमकदार थीं, कवच के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह। हालांकि चू फैंग, जिसके पास काफी अनुभव था, वह तुरंत समझ गया कि वे कवच नहीं थे, वे मछली के तराजू थे। यान रूयू के शरीर पर नीले रंग की मछली के तराजू उग रहे थे, लेकिन कवच की तरह वे उसके शरीर को घेरे हुए थे। चू फैंग, अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अचानक यान रूयू ने अपना चेहरा पलटा और उसी क्षण चू फैंग देख सकता था कि उसकी मूल रूप से सुंदर आंखें, जो सितारों की नदियों की तरह थीं, लाल रोशनी की दो पंक्तियों में बदल गईं और वे असामान्य रूप से भयावह थीं। वे अब किसी इंसान की आंखें नहीं थीं और वे किसी दानव की तरह लग रही थीं। तारानकन फफफ। बोलने के बाद यान रूयू ने बैक्सी की स्कर्ट पकड़ी और उसे पहना दिया। फिर उसके बाद वह प्रकाश की एक पंक्ति बन गई और बाहर निकल गई। एक धमाके के साथ उसकी आभा पहले ही चू फैंग की पहचान की सीमा से बाहर निकल गई। क्या हुआ? उसकी शक्ति इस स्तर तक बढ़ गई है। चू फैंग जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और पीछा किया, और उसने पाया कि महल में उसने जो आत्मा संरचना रखी थी वह पहले से ही टुकड़ों में बिखर गई थी। उस समय हालांकि चू फैंग बहुत स्तब्ध था, उसने संकोच नहीं किया। वह उछल पड़ा और इंपीरियल स्काई तकनीक का उपयोग करके उस दिशा में भाग गया जिस दिशा में यान रूयू भाग रहा था। सबसे पहले शाही आकाश तकनीक की मजबूत शक्ति के साथ चू फैंग यान रूयू के कदमों का तेजी से पीछा करने में सक्षम था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से यान रूयू की गति और भी तेज हो गई। जब वे दोनों लिंग्यून स्कूल से निकलकर जंगल में घुसे तो चू फैंग पहले ही यान रूयू से हिल चुका था और अब उसे उसका कोई निशान नहीं दिख रहा था। ये कैसे संभव है? उसके पास स्पष्ट रूप से केवल गहन क्षेत्र के 5वें स्तर की आभा थी, इसलिए ये कैसे संभव है कि उसकी गति पूरी तरह से मेरी गति से आगे निकल जाए? उस पल चू फैंग हवा में तैर रहा था और जैसे ही उसने यान रूयू के गायब होने की दिशा की ओर देखा, उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। चू फैंग, ऐसा लगता है कि इस बार तुमने एक बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया है। अचानक एग्गी, जो लंबे समय से चुप थी, बोली। एग्गी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये संभव है कि यान रूयू का भी कोई विशेष शरीर हो? उसका भी एक दिव्य शरीर है। चू फैंग को अचानक एहसास हुआ, यान रूयू में अभी जो बदलाव हुआ है वह तर्क से परे है।
उसके पास युद्ध शक्ति थी जो उसके बराबर थी, और संभवतः उस दिन बैंगनी वस्त्र वाली महिला के बराबर भी। इस वजह से चू फैंग इसे दिव्य निकायों के साथ जोड़ने से खुद को रोक नहीं सका, जिनके पास विशेष क्षमताएं और भयानक युद्ध शक्ति थी। नहीं, पहले की विभिन्न बातों से उसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ जाने से पहले उसने आपसे जो आखिरी वाक्य कहा, उससे मैंने निर्धारित किया कि उसके पास कोई दिव्य शरीर नहीं है, बल्कि उसे कुछ निषिद्ध रहस्यमय तकनीक का अभ्यास करना चाहिए था। निषिद्ध रहस्यमय तकनीक, ये पहली बार था जब चू फैंग ने इस तरह के वाक्यांश के बारे में सुना था। ये सही है, निषिद्ध रहस्यमय तकनीकें सामान्य राक्षसी तकनीकों के समान नहीं हैं। वे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई भयानक रहस्यमय तकनीकें हैं। इस तरह की रहस्यमय तकनीकें साधारण प्रतिभा वाले लोगों को असाधारण शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दे सकती हैं। हालांकि इसे विकसित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो सब कुछ उलट हो सकता है और यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। ऐसी तकनीकें पहले से ही मौजूद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे मार्शल साधना के नियमों का उल्लंघन करती हैं, और यदि नियम तोड़े जाते हैं तो सजा दी जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ कुछ निश्चित बदलाव होंगे जो ऐसी रहस्यमय तकनीकों की साधना करते हैं। यही कारण है कि उन्हें निषिद्ध रहस्यमय तकनीकें भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर भले ही दुनिया में ऐसी कोई निषिद्ध रहस्यमय तकनीक मौजूद हो, यान रूयू को इसे विकसित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पता लगाने के बाद कि यहाँ एक सम्राट मकबरा है और साथ ही एक असुर भूत टॉवर भी है, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में एक निषिद्ध रहस्यमय तकनीक दिखाई दी। हालांकि अभी 9 प्रांतों का महाद्वीप कचरे का ढेर है, लेकिन उस समय कई बेहतरीन चरित्र और संभवतः बेहद शक्तिशाली लोग भी प्रकट हुए होंगे। वर्तमान में अगर बड़े चरित्र द्वारा छोड़े गए खजाने अभी भी बचे हैं, तो जो लोग बहुत भाग्यशाली हैं वे उन्हें पा सकते हैं। चूंकि आप सम्राट मकबरे की खोज करने और गुप्त कौशल सफेद बाघ वध तकनीक प्राप्त करने में सक्षम है, इसलिए यान रूयू अपने स्थान से एक खजाना खोजने और निषिद्ध रहस्यमय तकनीक हासिल करने में सक्षम है। हालांकि निषिद्ध रहस्यमय तकनीकों के निर्माता अच्छे लोग नहीं हैं। वे आमतौर पर खून के प्यासे राक्षस स्तर के पात्र होते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि अतीत में 9 प्रांतों का महाद्वीप एक शांतिपूर्ण भूमि नहीं था। एग्गी ने अपने दृष्टिकोण को विस्तार से बताया, लेकिन उसकी निगाहें चिंतन में डूब गईं, मानो वह उस समय के 9 प्रांतों के दृश्य की कल्पना कर पा रही हो।